सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग फिजिक्स के नए लेक्चर में लेक्चर नंबर 3 में करने वाले हैं ग्रेविटेशन और वर्क डन, एनर्जी, पावर, इन सब के बारे में जानेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है फिज़िक्स के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। और एक बार कंफर्म करेंगे सभी लोग कि सारी चीज़ें प्रॉपर हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो स्टार्ट करें। रहने वाला है। हाँ जी, रिकॉर्डिंग ऑन है। हाँ जी, तो सर लेकिन बाबा टिल्लू ने तो कहा था कि ऐसी कोई चीज़ ही नहीं होती। कौन है भाई बाबा टिल्लू? बाबा टिल्लू कौन है? सर फिजिक्स के माइंड मैप्स भी अवेलेबल? बिल्कुल शुभम जी, होंगे होंगे, है ना। सर शादी में गया था आज, इतने दिन बाद आपकी आवाज़ सुन के तृप्त हो गया। अच्छा, लौट आए क्या शादी से? क्यों लौटे भाई? हैं? बच्चे होंगे फिर मुंडन वंडन भी तो हो गया अभी, क्यों करके आते सब इतने दिनों बाद। स्वागत करिए भाई सभी लोग, है ना। क्या नाम है? अ, जो भी नाम हो, स्वागत करेंगे सभी लोग, है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। अर्थ इज फ्लैट इजंट इट? हमारे एक टीचर थे, ज्योग्राफी के ही थे वो भी। वो हर चीज़ में बाद में ना एक फ्रेज लगाते थे, इजंट इट। चलिए तो शुरू करते हैं ग्रेविटेशन से। ग्रेविटेशन, वर्क डन, एनर्जी, पावर, सब कुछ पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीएफ, दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लॉ के अकॉर्डिंग हर चीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट करने में लगी हुई है। हर चीज़। जैसे कि अब ये वाला फेमस एक्सपेरिमेंट तो आपने सुना ही होगा, आपको पता ही होगा, है ना। कहाँ गए यार? मैंने फ़ोटो वोटो लगाई थी यार, एक सेकंड रुको। ठीक है, अभी कमेंट से हट के ज़रा लेक्चर पे फोकस कर लें, ठीक है। बाद में जो आपके डाउट्स हैं वो मैं आंसर कर दूंगा इधर उधर का। तो ये वाला फेमस एक्सपेरिमेंट तो आपने सुना ही होगा, जहाँ पे न्यूटन जी बैठे हुए थे, है ना। उनके सिर पे या फिर उनके अगल बगल एप्पल गिरा, एक सेब गिरा, ठीक है। तो वहाँ से उनको एक थॉट आया कि भाई एप्पल नीचे क्यों गिरा, है ना, ये दाएं बाएं ऊपर क्यों नहीं गया। तो फिर यहाँ से इन्होंने एक अपना हिपोथेसिस दिया कि भाई ग्रेविटी करके भी कोई चीज़ होती है, जिसकी वजह से जो हमारी अर्थ है उसकी कुछ ग्रेविटी होती है, मतलब ग्रेविटेशनल पुल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जिसके थ्रू वो सारी ऑब्जेक्ट्स को, सारे बॉडीज़ को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो ये था आपका न्यूटन जी का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। अब सोचो अगर न्यूटन जी इंडिया में होते हैं, है ना, और वही सेम चीज़ इनसे इनके आसपास मतलब हुई होती कि एप्पल नीचे गिरा हुआ होता, फिर इस चीज़ को क्वेश्चन करता है, तो लोग इनको पागल ही बोलते पक्का, है ना, कि भाई पागल वागल हो गए हो क्या है। कोई चीज़ जब गिरेगी तो नीचे ही गिरेगी, ऊपर थोड़ी ना हवा में उड़ जाएगी। आज भी आप जाके पूछ लो, जैसे मान लो आप जाओ, ठीक है, अपने गाँव वगैरह में, और पूछो कि भाई ये चीज़ नीचे क्यों गिरती है, मतलब पूछो थोड़ा जो बड़े बुजुर्ग टाइप हैं कि ये नीचे क्यों गिरती है, तो पता है वो क्या बोलेंगे? देखो आए ये एक शहर से पढ़ के, यही पढ़ लिख रहे हैं शहर में, चीज़ नीचे क्यों गिरती है,
हम तो सोचे थे लड़का कुछ एग्ज़ाम निकालेगा जाके, और ये अभी भी इसी में अटका हुआ है कि चीज़ नीचे क्यों गिरती है। गधे कहीं के बोलेंगे, चीज़ गिरेगी तो नीचे ही गिरेगी, ऊपर तो नहीं उड़ जाएगी। लेकिन न्यूटन जी ने जो है इसमें डिस्कवरी करी कि भाई ग्रेविटी नाम की कोई चीज़ होती है, और जैसे कि ये अर्थ ने ग्रेविटेशनल पुल लगाया किस पर, इस सेव पे, और वो नीचे गिरा, तो उसी तरह सेव ने भी ग्रेविटेशनल पुल लगाया किस पे, अर्थ पे। यानी कि हर चीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे सामने ये लैपटॉप रखा हुआ है, तो ये लैपटॉप भी मेरे को अट्रैक्ट कर, मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है। और वो फोर्स कैसे निकाला जाता है, दैट फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, जैसे मेरा मास हो गया और लैपटॉप का मास हो गया, अपॉन मेरे दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो ये बोलता है कि हर बॉडीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है किसी फोर्स से, और वो जो फोर्स है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर है। यानी कि अगर आपके और मतलब जो दूसरी बॉडी उसके बीच में अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो वो फोर्स कम होगा। ऑब्वियस सी बात है, यूनिवर्सल है भाई, यूनिवर्सल है। जैसे मान लो आप हो, ठीक है, अब आप किसी को अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। अगर मान लो आपके बीच में दूरी बढ़ जाए, ठीक है, अगर आपके बीच में दूरी बढ़ेगी तो आपके बीच का जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, वीकेन हो जाएगा, ठीक है। आपका मास ज़्यादा होगा तो अगेन फोर्स जिसके थ्रू अट्रैक्शन हो रहा होगा वो ऑब्वियस से बात है बढ़ जाएगा। अब ये जो आपका ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है उसको हटा के एक हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगा देते हैं जो है जी, जिसको कि हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसको डिस्कवर किया गया था, मतलब इस वैल्यू को डिस्कवर किया गया था, इस वैल्यू को कैलकुलेट किया गया था बाई हेनरी कैवेंडिश इन द ईयर 1798। 1798 में हेनरी कैवेंडिश ने इस पर्टिकुलर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू निकाली थी, ठीक है। 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्लियर है। बाकी कल हमने पढ़ा था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है और ये हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है। और वहाँ पर मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो फोर्स होता है जो दो चार्ज्ड पार्टिकल के बीच में लगता है। आप इसको मैग्नेटिक फोर्स से रिलेट कर सकते हो ना, जैसे मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था वो एप्पल वाले एग्जाम्पल में कि भाई एप्पल नीचे गिरा और सेम फोर्स अगर हम देखें तो मतलब उसने जो एप्पल है उसने भी एक फोर्स लगाया जिससे कि अट्रैक्ट किया किसको, अर्थ को। लेकिन अर्थ क्यों नहीं चिपक गई एप्पल से जाके, क्योंकि अर्थ का मास बहुत बड़ा है एज़ कम्पेयर टू जो एप्पल है, ठीक है। आप इसको सेम मैग्नेट वाले उससे रिलेट कर सकते हो कि जैसे मान लो कि बहुत बड़ा कोई एक मैग्नेट है, ठीक है, एक कोई बहुत बड़ा चुंबक है और एक छोटा सा एक चुंबक है, तो कौन चिपकेगा आके किसके पास, तो अब वैसे बात है जो छोटा वाला है वो चिपकेगा आके, सिंपल है ना। तो वैसे आप इसको रिलेट कर सकते हो। तो इसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होता है। देख सकते हैं काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसके बीच में। क्या सिमिलैरिटीज़ है, जहाँ पर वहाँ पे फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था प्रोडक्ट ऑफ मासेस के, तो यहाँ पर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। चार्ज की अगर एसआई यूनिट की बात करें, वैसे चार्ज के बारे में जब हम इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे तो वहाँ देखेंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि दोनों आपस में काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं, ग्रेविटेशन वाला और आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फोर्स, तो इस वजह से यहाँ पर मैंने लिख रखा है सो दैट आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे भी वही सेम है, चार्ज के जो बीच जो चार्जेस हैं उनके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, उनके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो हम आर के तौर पर लेते हैं एंड इट इज़ जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द चार्जेस, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, जिसके द्वारा किया गया कार्य इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द पाथ बट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन पॉइंट्स एंड वर्क इन अ क्लोज्ड पाथ इज जीरो, ठीक है। तो ये चीज़ें तो हमने कल भी देखी थी। अब आते हैं केपलर्स के लॉज पे। तो केपलर करके एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने अपने कुछ प्लानिटरी लॉज दिए कि जो प्लैनेट है हमारे, वो आपको पता है कि सारे प्लैनेट हमारे सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। और ये चीज़ हमने कहाँ पर भी पढ़ी थी, ज्योग्राफी में पढ़ी थी, है ना।
तो सन के अराउंड ही सारे प्लैनेट क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि सन बीइंग एट द सेंटर, वो जो हमारा सोलर सिस्टम है उसका 99% जो मास है, जो द्रव्यमान है, जो मास है, वो सन के पास है। तो सन का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से सारे प्लैनेट जो हैं इसके अराउंड घूम रहे हैं। और क्योंकि वो रिवॉल्व कर रहे हैं एक वेलोसिटी से, तो वो काइंड ऑफ कोलैप्स नहीं कर रहे हैं उसमें, किस पे, सन में जाके से चिपक नहीं रहे हैं, तो वो कॉन्टिन्यूसली घूम रहे हैं, ना कि और जैसे इसी तरह हम पढ़ते हैं कि जैसे हमारा मून होता है वो हमारी सन अर्थ के अराउंड ऐसे घूम रहा है। क्यों? क्योंकि मून और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम है, तो मून किसके चक्कर लगा रहा है? हमारी अर्थ के चक्कर लगा रहा है। तो ये चीज़ थोड़ा सा, हाँ, ये तो हमने देखा भी था ज्योग्राफी में। तो इसी को लेके केपलर ने प्लानिटरी लॉज दिए थे इन द ईयर 1609 में 3 नियम दिए थे केपलर जी ने। पहला नियम ये बोलता है, जो हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था, जो हमें पता है, एंड दैट इज ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन एट वन ऑफ द फोकस। फोकस क्या होता है? तो उसके लिए आपको एलिप्स पता होना चाहिए अगर आपको फोकस जानना है तो अगर आपने 11th 12th मैथ्स पढ़ी होगी तो उसमें जो कोनिक सेक्शन होता है तो उसमें पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, ये सब पढ़ते हैं, ठीक है, सर्कल वगैरह। तो ये एलिप्स इस तरह से होता है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कुछ इस तरह का। तो इसमें जैसे हमारा सर्कल होता है तो उसमें तो आप कोई भी इस तरह से खींच दो, वो डायमीटर ही होगा। लेकिन इसमें ये होता है आपका मेजर एक्सिस, ये होता है आपका माइनर एक्सिस। तो यहाँ पे होते हैं आपके फोकस, ठीक है। तो वही है कि सन जो है एक फोकस पे रहता है और जो प्लैनेट है वो उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। और बाकी पेरीहीलियन, एपीहीलियन हमने पढ़ा था, ये पेरीहीलियन, एपीहीलियन क्या होते हैं, जरा कमेंट करके आप बताएंगे जल्दी से। और वैसे तो डिस्टेंस भी हमने देखी थी, आपको पता होना चाहिए। पेरीहीलियन वो पॉइंट होता है जब अर्थ सन के सबसे नज़दीक होती है, और इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होता है? 147 मिलियन किलोमीटर्स। एपीहीलियन में हमारी अर्थ सन के सबसे दूर होती है और ये डिस्टेंस होती है 152 मिलियन किलोमीटर्स, अगर आपको याद हो। तो पहला लॉ तो हो गया लॉ ऑफ ऑर्बिट, कि सारे प्लैनेट सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट, यानी कि दीर्घ वृत्ताकार। हिंदी वाली पीपीटी आपके प्राइवेट टेलीग्राम पे पड़ी हुई है, तो वहां से देखते रहिएगा जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है। तो दीर्घ वृत्ताकार पथ पे घूम रही है, ये हमारा लॉ ऑफ ऑर्बिट है, पहला वाला। दूसरा वाला है अ प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सन है, ये सन है, ठीक है, ये है आपका, मान लेते हैं अर्थ ही, ठीक है, अर्थ ही कंसिडर कर लेते हैं प्लैनेट को। तो जब ये यहाँ से यहाँ चला, जितना भी उसने टाइम लिया, ये जितना भी टाइम इसने कवर किया, उतने ही टाइम में यहाँ से वो यहाँ पे गया, उतना ही टाइम में, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ चलने में इसको अर्थ को लगा कितना, मान लेते हैं 15 दिन। तो 15 दिन में ही वो यहाँ से यहाँ भी चला। तो ये जो एरिया निकल के आएगा, जो आप यहाँ से अर्थ और सन को कनेक्ट करेंगे, तो ये जो पूरा एरिया निकल के आएगा वो सेम होगा इस एरिया के। ये है आपका केपलर का सेकेंड लॉ, जिसको कि लॉ ऑफ एरिया के नाम से जानते हैं, क्षेत्रफल का नियम। तीसरा लॉ है दैट टेल्स द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ अ प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। नाउ मेजर एक्सिस होता है आपका 2a, तो सेमी मेजर एक्सिस होगा a, और टाइम पीरियड जो होगा प्लैनेट का वो उसका स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। तो ये हैं केपलर के 3 प्लैनेटरी लॉ जो 1609 में दिए गए थे। बाकी तो ये हमें पता है कि जो मरकरी होता है उसका जो रेवोल्यूशन टाइम होता है अराउंड द सन वो सबसे कम होता है, 88 दिन में इसका रेवोल्यूशन पूरा हो जाता है। और नेपच्यून सबसे फारदेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, तो इसका जो रेवोल्यूशन पूरा होता है वो 165 ईयर्स लेता है। कमेंट करके बताएंगे कि रोटेशन फास्टेस्ट किसका होता है और स्लोवेस्ट किसका होता है। रोटेशन फास्टेस्ट और स्लोवेस्ट किसका होता है? तो फास्टेस्ट होता है किसका? जुपिटर का, जहां पर वो लगभग अप्रॉक्सीमेटली 10 घंटे लगाता है एक रोटेशन पूरा करने में। वहीं स्लोवेस्ट है वीनस का, जहां पर वो 243 अर्थ डेज लगाता है एक रोटेशन पूरा करने में अराउंड इट्स ओन एक्सिस। जुपिटर लगभग 9 घंटे 55 मिनट, वही आप 10 घंटे रफली मान के चल सकते हैं। अब कल के लेक्चर में हमने मास को इंट्रोड्यूस किया था, तो वहाँ पर आपका आया था डाउट कि सर वेट क्या चीज़ होती है, तो मैंने आपको बोला था कि हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे। तो अब यहाँ पर हम समझेंगे मास और वेट में क्या अंतर होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मास एंड वेट। तो मास एक तरह से अमाउंट ऑफ मैटर है, जो बॉडी में मास किसी भी बॉडी का, इट इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। और वेट होता है फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स इट।
देखो ये एक बंदा है, ठीक है, इसका जितना भी मैटर है पूरा ऊपर से लेके नीचे तक उसको बोलेंगे मास, ठीक है। वेट जो होता है वो फोर्स है एक तरीके का, वेट एक तरह का फोर्स है, वो फोर्स जिससे कि अर्थ इस पर्टिकुलर मास को, इस बंदे को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। तो वेट ऑफ द बॉडी इज द फोर्स विच विच द अर्थ अट्रैक्ट्स इट। इट हैज़ मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता। वेट की अगर जब हम बात करते हैं तो वेट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। क्यों? यानी कि ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्यों? ये होगी आपकी स्केलर यानी कि अदिश राशि, और ये होगी आपकी वेक्टर यानी कि सदिश, स्केलर एंड वेक्टर। तो ये वेक्टर क्यों होगी? क्योंकि आप देखिए W इज इक्वल्स टू, अब जैसे मैंने आपको बताया वेट कुछ और नहीं बल्कि फोर्स है एक तरह का, और फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सिलरेशन होता है, m इंटू ए, राइट, m इंटू ए होता है। अब यहाँ पर जो a है दैट इज एक्सिलरेशन है, वो एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा। इसको हमें a को g से रिप्लेस करना होगा, बिकॉज जिस फोर्स से ये अर्थ अट्रैक्ट करती है किसी भी चीज़ को अपनी ओर, दैट इज़ वही ग्रेविटेशनल फोर्स है वो, ठीक है। तो ग्रेविटी का जो वैल्यू होता है वो सारी चीज़ें अभी हम कैलकुलेट करेंगे कि ग्रेविटी कैसे वेरी करती है फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। ऊपर जाते हैं तो कैसा होता है, अर्थ के इंटीरियर में जाएंगे तो ग्रेविटी कैसे वेरी करेगी। तो बस ये समझ के रखिए कि एक्सेलरेशन जो होता है उसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिप्लेस करते हैं तो हमारा वेट आ जाता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। तो अब क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो हमने पढ़ा था पहले कि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और वेलोसिटी वेक्टर होता है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर होता है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी वेक्टर होगा। और इसी वजह से, और फोर्स भी वेक्टर था, और वेट हमारा एक तरह का फोर्स ही होता है, तो ये भी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। यानी कि आपका ये मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगा। इट डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी आप चाहे कहीं पे भी चले जाइए मास आपका सेम ही रहेगा, कहीं पे भी आप चले जाइए। लेकिन वेट क्योंकि दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, मास और ग्रेविटी पे। तो मास तो कांस्टेंट है हर जगह पे, ये तो चेंज हो नहीं रहा। चेंज हो क्या रहा है? ग्रेविटी चेंज हो क्या रहा है? ग्रेविटी चेंज हो रही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ग्रेविटी जैसे ही चेंज होगी तो वैसे ही आपका वेट भी चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर आप किसी दूसरे प्लैनेट पे जाएंगे या फिर मून पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको वेट अपना अलग महसूस होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी चेंज हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था कि जो मून होता है, ठीक है, मून होता है, वहाँ पे जो ग्रेविटी होती है वो 1/6 हो जाती है अर्थ की ग्रेविटी की। तो आपका वेट भी मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर 60 न्यूटन है, 60 न्यूटन है, बिकॉज वेट की जो SI यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, क्योंकि फोर्स ही है एक तरह का, तो इसलिए वेट की भी यूनिट न्यूटन ही होगी। लेकिन मास की kg होती है किलोग्राम। तो अगर आपका यहाँ पे 60 न्यूटन है तो मून पे आपका जो वेट है वो 10 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी काफ़ी कम हो जाती है। यानी कि अगर आप उछलोगे मान लो, ठीक है, ठीक है, यानी मान लो अगर आप एक बार उछले तो आप बहुत ऊपर तक जाएंगे, ठीक है, बहुत ऊपर तक किस लिए जाएंगे और बहुत धीरे धीरे नीचे क्यों आएंगे? क्योंकि ग्रेविटी उतनी नहीं है जितनी कि अर्थ में है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब ग्रेविटी कैसे वेरी करती है फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स वो जानते हैं। तो ये जानने के लिए पहले एक सेकेंड, यहाँ पे वो डेरिवेशन नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ठीक है। जैसे कि अभी हमने देखा था फोर्स इज इक्वल टू, इसको ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है, डेरिवेशन काइंड ऑफ है थोड़ा सा ये। तो फोर्स हमने अभी देखा था इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r², ठीक, यही था। फोर्स क्या होता है? फोर्स यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये वेट की अगर हम बात करें तो m इंटू जी, ma होता है फोर्स ma, तो यहाँ पर हम mg से इसको रिप्लेस करते हैं तो इट वुड बी इक्वल टू G m अपॉन r², ठीक है। तो m से m कैंसिल हुआ, तो यहाँ से ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू निकल के आई वो ये आई Gm अपॉन r²। तो अगर हमें ग्रेविटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जहाँ पर ये मास है, मास ऑफ अर्थ है, और ये रेडियस ऑफ अर्थ है। तो अगर हम मास और रेडियस को यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब अगर हम ध्यान से समझे तो क्या है? अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ तो सेम चीज़ है। मीटर पर सेकेंड किसकी यूनिट होती है? वेलोसिटी की। ये मैं बोल रहा हूँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकेंड में
इतने से वेलोसिटी चेंज हो रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने किसी बॉडी को यहाँ से फ्रीली क्या किया, मैंने रिलीज़ किया। मैंने जब यहाँ से रिलीज़ करूँगा तो इसका मतलब ये है कि हर एक सेकंड में उस बॉडी की, या फिर कोई भी बॉल मान लेते हैं, उस बॉल की वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज़ हो रही है। यानी कि ये किस तरह का एक्सेलरेशन हुआ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आई थिंक जब कल मैंने क्लास खत्म करी तो किसी का डाउट भी आया था कि सर ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। तो अभी आप समझ गए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि हर एक सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। जैसे हर एक सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि इक्वेटर पे ज़्यादा है कि पोल्स पे ज़्यादा है। तो आप ये देखो कि ग्रेविटी जो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द रेडियस ऑफ द अर्थ या फिर टू द डिस्टेंस। और हम ये पढ़ चुके हैं ज्योग्राफी में कि अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, बल्कि इसका शेप क्या होता है, जरा बताओ। इस शेप को क्या बोलते हैं, जहां अर्थ फ्लैटेंड है पोल्स पे, फ्लैट है पोल्स पे, और बर्ल्स्ड है सेंटर में, जिसकी वजह से अर्थ की रेडियस एट द इक्वेटर, ऑल्सो नोन एज इक्वेटोरियल रेडियस, इज मच मोर देन द अर्थ की जो पोलर रेडियस है उससे। क्लियर इतनी चीज। तो आप मुझे बताओ कि अगर मैं रेडियस को बढ़ाऊंगा तो ग्रेविटी कम होगी, और रेडियस को कम करूंगा तो ग्रेविटी ज़्यादा होगी। पोल्स पे रेडियस कम है तो इसलिए ग्रेविटी ज़्यादा होगी, इक्वेटर पे रेडियस ज़्यादा है तो जो ग्रेविटी है वो कम होगी। ठीक है। और इसका जो शेप होता है दैट इज जियोइड या फिर ऑब्लेट स्फीरॉइड। इतनी चीज़ सबको समझ में आई कि नहीं यहां तक? होली पर फैट माय लिटिल बॉय क्या है बता दो। होली पर का मतलब, होली पे अभी नहीं आ रहा है, और रोज रोज नहीं बता पाएंगे क्या है क्या है? चलो, तो इतनी चीज़ समझ में आई। अब अगर मैं आपसे बोलूँ, ठीक है, आप ही बताओ मुझे, मैं 2 केस आपको देता हूँ। पहला केस ये है कि ये जो आदमी है इसको मैं उठा के एक हाइट पे, मान लो कि मैं हाइट पे ले जाऊँ लगभग 2 किलोमीटर हाइट पे, ये हिमालय की चढ़ाई कर रहा है, 2 किलोमीटर हाइट पे गया ये, ठीक है, ये 2 किलोमीटर की हाइट पे ही है। एक बंदा जिसको मैं 2 किलोमीटर अंदर घुसेड़ दूँ, ठीक है, तो ये मुझे बताओ ऊपर जाने में ग्रेविटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, और दूसरा नीचे जाने में ग्रेविटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? आज जल्दी से बता दीजिए, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। आगे आंसर इंक्रीज, नीचे इंक्रीज होगी ऊपर जाने में। भवराजू सौम्या, वाई डोंट यूज़ ब्लैक स्लाइड्स? ब्लैक स्लाइड इसलिए यूज़ नहीं करते, काफ़ी लोग इसका प्रिंट आउट भी निकलवाते हैं, तो प्रिंट आउट पॉसिबल नहीं होगा ब्लैक स्लाइड से। इंक्रीज डिक्रीज, ओके। सिर्फ आई थिंक इक्का दुक्का लोगों ने सही आंसर दिया, एंड दैट इज दोनों ही केसेस में डिक्रीज होगी। अब ऊपर वाले में तो आई थिंक आप समझ पाएंगे, क्योंकि हम जब ऊपर गए हैं तो सेंटर से, फ्रॉम द अर्थ का सेंटर जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो गई, एंड डिस्टेंस इंक्रीज ग्रेविटी डिक्रीज। तो ये तो समझ में आ गया होगा तुम्हें, आ गया ना, कि जैसे हम ऊपर जाएंगे तो अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस इंक्रीज करेगी, डिस्टेंस इंक्रीज करेगी तो ग्रेविटी डिक्रीज करेगी। लेकिन अर्थ के इंटीरियर में जाने में क्यों ग्रेविटी डिक्रीज करी, क्यों डिक्रीज करी? इस पहला तो एक चीज़ ये, जैसे अगर मैं यहाँ पे आऊँगा, ठीक है, तो अर्थ का सेंटर मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, प्लस एक यहां पर भी ग्रेविटेशन पुल लगेगा जो उसको एक तरह से बैलेंस करेगा। पहला एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर यहां पे ये है कि जो मास है ना, ये मास जैसे जैसे मैं अंदर आ रहा हूं, जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूं, ठीक है, वैसे वैसे आप एक चीज को देखिए, मास जो है वो कम हो रहा है अर्थ का। क्यों? क्योंकि अब मास मान लो यहां मैं आ गया तो मास तो इतना ही बचा ना, सिर्फ ऊपर वाला मास थोड़ी ना अब काउंट करेंगे। तो मास जो है वो ज़्यादा रेट से कम हो रहा है, डिस्टेंस तो कम हो रही है, ठीक है। यहां पर आप लगाएंगे डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, यानी मास इक्वल टू डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। तो उस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो मास जो है आपका वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वो क्यूब्स में बढ़ रहा है, और डिस्टेंस तो आपकी स्क्वायर्स में घट रही है। तो इस वजह से नेट में जो आपको देखने को मिलेगा वो डिक्रीज ही होगा, यानी कि ग्रेविटी
would decrease on going to a certain height, on going to a certain height and as well as going to a certain depth, नीचे जाएंगे तो भी डिक्रीज, ऊपर जाएंगे तो भी डिक्रीज। अब ये पढ़ते हैं थ्रस्ट क्या चीज़ होती है, व्हाट इज थ्रस्ट। तो थ्रस्ट वो फोर्स होता है जो किसी चीज़ पे परपेंडिकुलरली लगाया जाए, यानी कि लंबवत तरीके से लगाया जाए, यानी कि फोर्स जो लगाया गया है और जहाँ पर लगाया गया है उनके बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्रीज है। ठीक है, बैच पे ऑफर है तो बैच पे तो यार ऐसा इक्वेटर पे से सेम इक्वेटर पे ले लो, इक्वेटर से ऊपर नीचे जा रहे हो फिर पोल से नीचे जा रहे हो, बात एक ही है, कहीं से भी ऊपर नीचे जाओ। निखिल यादव जी स्पैम मत करें, ठीक है, नहीं तो फिर आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो क्लियर हो गई इतनी चीज़, क्या मैं बता, हाँ होली पे ऑफर नहीं आएगा सच कुछ, ठीक है, ऑफर मैसेज तो नहीं आएगा, है ना। चलिए थ्रस्ट पे आते हैं। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली इट इज़ कॉल्ड एज थ्रस्ट, तो उसको हम थ्रस्ट बोलते हैं। आई थिंक आप समझ गए, ठीक है। अब इसका यूज़ क्या है, तो इसका यूज़ प्रेशर में होता है, बिकॉज जो अब ये सब भूल जाओ, जो आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है सब भूल जाओ, ठीक है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, सेव का एग्जाम्पल ले लें, सेव है, ठीक है। जब आप इसको चाकू से काटते हो कट जाता है, ब्लंट चाकू से काटते हो, ब्लंट का मतलब है कि वो नहीं, उसकी धार नहीं है तो उतना अच्छे से नहीं कटता। या फिर हम बोल दो तुम अब इसको ऐसे काट दो, ये पेन रखा है, पेन से काटो इसको, पेन से काट लोगे इसको, मतलब ऐसे पेन है, पेन से इसको काट दो, नहीं काट पाओगे। ऐसे नहीं कि पेन की निप से वैसे काट रहे हो, ठीक है, वैसे करके, लेकिन मतलब ऐसे पेन से काट दो, नहीं काट पाओगे। या फिर उंगली ले लो अपनी, उंगली से काट दोगे इसको, नहीं काट पाओगे। क्यों? जबकि फोर्स दोनों केस में सेम है, फोर्स दोनों केस में सेम है। या फिर ये वाला केस ले लेते हैं जहाँ पर हम ये वुडन एक ब्लॉक है उसमें ये नेल को हैमर से मार रहे हैं, अंदर चला गया, उल्टा कर दूं मैं, मतलब अभी तो इस तरह का है ना नेल, ऐसा है तो अंदर चला गया, मैं बोल रहा हूं कि ऐसा करो, अब मारो इसको, अभी जाएगा अंदर? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? जबकि सेम फोर्स अप्लाई कर रहा हूं मैं। क्यों? कारण क्या है? तो यहां बोलेंगे कि यहां पर बहुत शार्प है, इस वजह से वो चला गया, पेन से नहीं कटेगा, उंगली से नहीं कटेगा, क्योंकि शार्प नहीं है ना वो। ये क्यों चला गया इस केस में? क्योंकि ये पॉइंटेड है। यहाँ पे क्यों नहीं गया? यहाँ पे क्योंकि पॉइंटेड नहीं है ना, मतलब चौड़ा है, तो कैसे चला जाएगा? तो यही सेम चीज़ हमें प्रेशर बताता है, क्या कि प्रेशर जो है वो तब ज़्यादा लगेगा जब एरिया कम होगा। जैसे हमारी उंगली जब उसमें चल रही है किस पे, सेव में, तो फोर्स तो सेम है, लेकिन क्योंकि सरफेस एरिया जो कांटेक्ट में वो बहुत ज़्यादा है, तो वो फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं लग रहा है। जब मैं चाकू लेता हूं तो इतना शार्प होता है ना कि बहुत ही कम सरफेस में वो अप्लाई होता है, उतना फोर्स बहुत ही कम सरफेस में वो फोर्स अप्लाई होता है, जिसकी वजह से उसका इफेक्ट ये देखने को मिलता है कि वो कट जाता है। यहां पर अगर हम देखें तो ये देख रहे हो कितना पॉइंटेड है, तो बहुत इतना पॉइंटेड है कि वो उतना पूरा फोर्स बहुत ही कम सरफेस में लग रहा है, तो पूरा वो कंसंट्रेट हो रहा है वहां पे। लेकिन तुम ऐसे कर दोगे तो पूरा फोर्स जो है ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो वो ढंग से वो जाएगा नहीं अंदर। समझ में आया आपको बात? तो यहां से फॉर्मूला निकल के आता है प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट लिख लो या फिर फोर्स भी लिख लो, सेम बात है। आपकी थ्रस्ट की भी SI यूनिट न्यूटन ही होगी। तो थ्रस्ट यानी फोर्स, इसका यूनिट क्या होता है? फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या है? kg, और ये क्या है आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एरिया हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर, ठीक है। मीटर स्क्वायर तो क्या होगा? मीटर से मीटर कैंसिल होगा, और kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं करके दिखा देता हूँ। फोर्स होता है आपका मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास हो गया kg, एक्सेलरेशन हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, अपॉन एरिया। एरिया है आपका ए साइड का स्क्वायर, ठीक है, हम ले लेते हैं, तो एरिया हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो 1 मीटर ऊपर जाएगा, तो kg मीटर इनवर्स या फिर kg पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकता हूँ। वो उसी को ही मैं न्यूटन, क्योंकि फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और यहाँ पर नीचे एरिया तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑलराइट,
ये कुछ हमारे डेरिवेशंस हैं जो आपको पता होने चाहिए। एक सेकेंड, kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे करके लिख लो, इसको यहाँ से हटा दो। 1 ये ATM क्या है, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो 1 जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। पास्कल क्या होता है, पास्कल प्रेशर की यूनिट होती है, क्योंकि ब्लेज पास्कल करके एक फिजिसिस्ट हुए। जिस तरह न्यूटन हम बोल देते हैं किसको, न्यूटन हम बोल देते हैं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को, उसी तरह ही हम इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल बोल देते हैं, उनको ऑनर करने के लिए। ठीक है, एक सेकेंड, आई थिंक यहाँ पे एकदम एक्यूरेट तो नहीं लिखा है, क्योंकि इसको एक सेकेंड रुक जाओ, क्योंकि इसको जब हम बार और पास्कल में ले जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसमें इसको ऐसे करो, 1 ATM इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल एंड 1 बार इज इक्वल टू, बार भी यूनिट होती है प्रेशर की, इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। ठीक है, तो कभी कभी रिलेशन पूछ लेता है कि बताओ 1 ATM इज इक्वल टू हाउ मेनी बार, तो बड़ा आसान है, 1 ATM इज इक्वल टू हाउ मेनी बार, यानी आपके पास अगर ATM कार्ड है तो उससे कितने बार आप जा सकते हो। हाँ, तो 10⁵ पास्कल की जगह यहाँ पर 1 बार रिप्लेस कर दो, तो 1.013 बार्स, सिंपल। तो ATM और बार के बीच में रिलेशन डेवलप हो गया। याद रहेगा, याद रहेगा कि नहीं? ये सब डाइन वाइन क्या है, ये सब डाइन वाइन जो होती हैं CGS यूनिट होती हैं, जो एक तो होती हैं SI यूनिट, जो आपकी kg मीटर सेकेंड इनमें एक्सप्रेस की जाती हैं, और अगर आपकी ग्राम सेंटीमीटर इनमें जो यूनिट को एक्सप्रेस किया जाता है उनको हम बोलते हैं CGS यूनिट। ठीक, क्लियर? CGS में आपका मतलब सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, क्लियर है? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड यूनिट होती हैं ये। तो 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होती हैं। पास्कल एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बार ये आपके प्रेशर की यूनिट होती हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नाउ कमिंग ऑन टू द प्रेशर इन फ्लूइड्स, तो यही कारण है ये जो भी हमने देखा कि आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े टैंकर होते हैं, बड़े बड़े टैंकर्स में व्हील्स के नीचे चेन लगी होती है, ऐसे डायरेक्ट व्हील्स नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि टैंकर का मास जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर वो जैसे चलेगा तो वो धंस जाएगा नीचे, खासकर जैसे आप राजस्थान वगैरह में चलाओगे तो बिल्कुल ही है ना, रेगिस्तान में तो बिल्कुल ही धंस जाएगा वो। क्यों? क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है ना अर्थ से वो बहुत कम है, तो इस वजह से पूरा जो थ्रस्ट है वो एक बहुत ही स्मॉल पॉइंट पे अप्लाई होगा और वो नीचे धंस जाएगा। ऐसे में क्या है, सरफेस एरिया जो है कांटेक्ट में वो बहुत बढ़ गया है, तो इसकी वजह से वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो धंसेगा नहीं बहुत ज़्यादा अंदर। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज़ सभी को? आपने कुछ काफ़ी लोगों को एक्सपेरिमेंट भी करते देखा होगा आई थिंक, है ना, कि जैसे एक वुडन वो होता है और उसमें बहुत सारे नेल्स लगे होते हैं, बहुत सारी कीलियाँ लगी होती हैं ना, और उन बहुत सारे नेल्स में एक बंदा लेट जाता है और उसको कुछ नहीं होता है। क्यों कुछ नहीं होता है? बिकॉज उसका पूरा जितना भी प्रेशर फोर्स लग रहा है वो सारी नेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। आप सोचो अगर सारी नेल्स हटा के 2 नेल्स लगा दूँ, 1 नेल लगा दूँ, जितनी कम करते जाऊँगा उतना ही फोर्स उन पर्टिकुलर नेल्स में बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से उतना ही उसको दर्द होगा। सोचो अगर 2-3 लगा दी जाए तो एकदम फट जाएगा, जहाँ भी लगेगी वो नेल, ठीक, एकदम खूना खून हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, बड़ा आसान होता है, आप आराम से लेट सकते हैं, इतना भी आराम से नहीं, लेकिन हाँ कोई दिक्कत होती नहीं है, क्योंकि पूरा जो आपका फोर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होता है सारी नेल्स में। अब आते हैं प्रेशर फ्लूइड्स में किस तरह से लगता है। तो फ्लूइड्स में इस तरह से प्रेशर लगता है कि जैसे जैसे आप डेप्थ में जाते हैं, विद इंक्रीजिंग डेप्थ प्रेशर इंक्रीजेस। इसको आप बड़े ही एक आसान से एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर कुछ बकेट वगैरह लें, ठीक है, और उसमें पानी भरें, ठीक है, उसमें आप क्या करें, उसमें आप पानी भरें, ठीक है, बकेट में, और जब आप पानी भरें तो आप उसमें छेद करें, एक छेद यहाँ करें, एक छेद यहाँ करें, एक छेद यहाँ करें और एक छेद यहाँ करें। तो आप ये पाएंगे, ठीक है, कि जो सबसे नीचे वाला छेद होगा, चलो इन 3 को कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, जो सबसे नीचे वाला छेद होगा उससे जो पानी है वो ज़्यादा दूर तक जाएगा, उससे थोड़ा कम दूर, और ये वाला सबसे कम दूर गिरेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे आएंगे वैसे वैसे जो प्रेशर है वो इंक्रीज होगा। इट इज़ लाइक कि भाई ऊपर इस लेयर का प्रेशर, इस लेयर का प्रेशर, इसका प्रेशर, इसका प्रेशर, इसका प्रेशर, सबका प्रेशर झेलेगा रे तेरा सबसे नीचे वाला लेयर, सबका प्रेशर पड़ रहा है इस पे बेचारे पे, तो सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है इस पे। तो इस वजह से जितना नीचे आप ये छेद करेंगे उतना ही ज़्यादा दूर वो जाके गिरेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टली ये प्रेशर भी लग रहा है, सारे डायरेक्शन से लग रहा है, सारे डायरेक्शन से। तो प्रेशर इन फ्लूइड्स के आपको याद करना है कि जैसे आप डेप्थ में जाएंगे तो आपका प्रेशर इंक्रीज होगा।
यहीं पे आता है हमारा एक लॉ, पास्कल्स लॉ। तो पास्कल अभी हमने देखा किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की। तो ब्लेस पास्कल करके हुए उन्होंने ये बताया दैट pressure change at any point in a confined incompressible fluid is transmitted throughout the fluid such that the same change occurs everywhere। तो ये लॉ इन्होंने 1653 में दिया था, पब्लिश 1663 में हुआ था, ध्यान रखना। 1653 में दिया था लेकिन पब्लिश्ड इन 1663। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई भी प्रेशर चेंज होता है किसी भी पॉइंट में लिक्विड में, ठीक है, किसी भी फ्लूइड में, तो वो ट्रांसमिट होता है वो सेम चेंज आपको देखने को मिलेगा, या फिर वो ट्रांसमिट होता है उस सेम तरीके से। मैं आपको अभी समझाता हूँ, एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट पे आपका ये हाइड्रोलिक प्रेशर जो सिस्टम है वो काम करता है। इसी पे ही आप जो ब्रेक्स लगाते हैं गाड़ी में, वो सेम कॉन्सेप्ट पे ही वर्क करते हैं, है ना। जैसे अगर आप कभी गाड़ी की सर्विसिंग वगैरह के लिए कभी अगर आप गए हो इस तरह से, है ना, अगर आपके पास ऐसे कार वगैरह या फिर ऐसा कुछ हो, तो कभी आप अगर जाते हो सर्विसिंग के लिए या फिर इंश्योरेंस में कुछ ठीक विक करवाना है, तो आपने चीज़ को नोटिस किया होगा, है ना, कि भाई अंदर से एक बंदा जो है, जो इंजीनियर वगैरह होता है, जो भी काम वाम करता है, तो वो बंदा पैर से, ठीक है, बस पैर से थोड़ा सा पुश मारेगा और पूरी की पूरी गाड़ी उठ जाती है। क्यों उठ जाती है? क्योंकि नीचे एक सिस्टम, हाइड्रोलिक सिस्टम उन्होंने बना के रखा हुआ है, जिसमें उन्होंने क्या कर रखा है, एक फ्लूइड को भर रखा है। एक वैसे वॉल्व भी लगी होती है यहाँ पे, ठीक है, एक वॉल्व भी लगी होती है। तो जैसे ही वो दबाएगा उसको, ठीक है, पैर से, वॉल्व खुल जाएगी। वॉल्व खुलेगी, ये फ्लूइड रश करेगा वहाँ पे, और जब दबाएगा तो पूरा प्रेशर, ये जो फ्लूइड है, फ्लूइड जो यहाँ से आपने वो किया, ये पूरा यहाँ पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और गाड़ी को उठा देगा। जैसे ही वो पैर हटाएगा तो वॉल्व बंद हो जाएगी और गाड़ी वहीं की वहीं हो जाएगी, और फिर से दबाएगा जब, ठीक है, वहाँ से, तो ये इस तरह से खुलेगा कि यहाँ पर वापस जो है पूरा पानी आ जाएगा और गाड़ी फिर से नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे आपके ब्रेक सिस्टम भी वर्क करते हैं कि आपने ब्रेक दबाया, ठीक है, वैसे वो टॉर्क के भी प्रिंसिपल पे काम करता है, ध्यान रखना। जो हमारे ब्रेक हैं वो टॉर्क के प्रिंसिपल पे भी काम करते हैं, जो हमने कल देखा था, ठीक है। तो ये होता है आपका हाइड्रोलिक सिस्टम, इसको बोलते हैं, जहाँ पर यहाँ पर हमने क्या किया है, जो फोर्स अप्लाई किया विच इज़ इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ठीक है। सेकेंड फोर्स इज 10 टाइम्स ओरिजिनल फोर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एरिया ज़्यादा हो गया ना। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो प्रेशर है वो तो वही है, लेकिन एरिया यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। हमने पढ़ा था कि भाई अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, यानी प्रेशर ज़्यादा एरिया कम, और अगर एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम। तो सेम यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट पे काम कर रही हैं चीज़ें, जिसके कॉन्सेप्ट पे आपका हाइड्रोलिक जो ब्रेक सिस्टम है वो काम करता है, ठीक है। तो ये पास्कल्स लॉ बोलता है। इसी तरह से हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल है एक, जो फ्लूइड से एसोसिएटेड है। अब आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट हुए जो एक बार, मतलब बहुत पहले की बात है ये, तो अभी मैंने आपको बताया 1653 ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अब ये समझ लो जब अपना बैटल ऑफ हिडास्पिस हुआ था 326 BC, हाँ, तो उसी के आसपास की बात है, लगभग 250 BC की, 250 BC की। अब बताओ बैटल ऑफ जो हिडास्पिस है वो पहले हुआ होगा या फिर ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल पहले डिस्कवर हुआ होगा। तो आर्किमिडीज जी एक बार नहा रहे थे, ठीक है, तो उनको एक विचार आया कि जब वो नहाने उतरे टैंक में तो वो पानी रेस क्यों हो गया, ठीक है। देख लो इन लोगों के भी, मतलब आज से 250 BC में ख्याल आ रहे हैं नहाते वक्त की, मतलब पानी में जब वो उतर रहे हैं, है ना, तो क्यों वाटर रेस, मतलब वाटर लेवल रेस कर रहा है। फिर उस पर उन्होंने डिस्कवरी करी, जिससे कि उन्होंने काफ़ी सारे जो मेटल्स उनकी प्योरिटी को चेक किया। यहाँ पे अलग ही ख्याल आते हैं नहाने जाओ तो, है कि भाई अगला T20 वर्ल्ड कप कब होगा, भाई ये सेंटनर और विलियमसन में कुछ लड़ाई चल रही है क्या, दोनों एक दूसरे से बोलते क्यों नहीं है है क्यों। और मान लो ख्याल एक बार को आ भी गया, यार ऐसा क्यों हुआ, फिर लगे छोड़ो यार, ठेका थोड़ी ना ले रखा है हमने, हैं ये सब करने का, बढ़िया भी। और मान लेते चलो कर भी लिया, ठीक है, ले भी लिया कि चलो यार टेस्ट करते हैं, फिर पता चला मैसेज आ गया किसी का हाय, तो बस सारी फिजिक्स गई तेल लेने, क्यों। तो ये चीज़ें हैं। खैर, तो आर्किमिडीज जी ने क्या किया था, जब ये नहाने गए तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि वाटर का लेवल रेस किया, मतलब रेस हुआ। तो यहाँ से इन्होंने 2 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स निकाले। एक तो ये, ठीक है, P1 मोर थॉट काउंट्स 5 कब स्टार्ट होगा, वो भी जल्दी स्टार्ट होगा, एक बार ना आया होगा। अच्छा ऐसा है। तो जब इन्होंने ये बताया कि जब हम किसी भी चीज़ को फ्लूइड में क्या करते हैं, इमर्स करते हैं, अंदर डालते हैं,
तो वाटर लेवल या फिर जो भी फ्लूइड का लेवल है वो रेज होगा। और कितने से रेज होगा? तो जितना एरिया इसने ऑक्यूपाई करके रखा है, जब इसको अंदर डालेंगे तो फ्लूइड का एरिया ऑक्यूपाई करेगा, ऑब्वियस सी बात है। जो फ्लूइड था यहाँ पे उसकी जगह ऑक्यूपाई करके बैठेगा यहाँ पे, तो उतना ही वाटर लेवल अप चला जाएगा, ठीक है। और जितना वाटर लेवल ये अप गया, जितना पानी इसने डिस्प्लेस किया, आई अगेन रिपीट, जितना पानी ये इसने, मान लेते पानी है ये फ्लूइड, पानी जितना इसने डिस्प्लेस किया उतना ही वेट, जितने वेट का पानी इसने डिस्प्लेस किया है उतना ही वेट नीचे से ऊपर की ओर, उतना ही फोर्स नीचे से ऊपर की ओर लग रहा होगा, जिसको बोलते हैं बॉयंट फोर्स या उत्प्लावन बल। दो फोर्स लग रहे होंगे इसमें, एक तो इसका लग रहा होगा वेट mg, और एक नीचे से ऊपर, ये ऊपर से नीचे mg, और एक नीचे से ऊपर जिसको बोलेंगे उत्प्लावन बल या फिर बॉयंट फोर्स। ये आर्किमिडीज जी ने दिया था। इसके बहुत एप्लीकेशंस थे। जैसे फॉर एग्जांपल, जब हम एक शिप है, ठीक है, ये शिप तैरता रहता है आपका, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं कि ये ओशन है, लेकिन यहीं पे अगर हम एक कील डाल देंगे, एक नेल डाल देंगे, वो डूब जाएगा। क्यों ऐसा होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब हम मान लेते हैं नेल डालते हैं, कील डालते हैं, ठीक है, तो मान लेते हैं ये कील है, ठीक। अब ये कील ने जितना भी वाटर इसने डिस्प्लेस किया, जितना भी इसने वाटर डिस्प्लेस किया, उस पर क्या लगेगा? इस पर बॉयंट फोर्स लगेगा, और वो बहुत ही कम एरिया में लगेगा। लेकिन इसका जो वेट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू जितना बॉयंट फोर्स। ऐसा नहीं बॉयंट फोर्स लग नहीं रहा होगा, लग रहा होगा, लेकिन जब हम इस तरह से डालेंगे तो इसने बहुत ही कम एरिया ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। शिप की अगर हम बात करें तो आप देखिए कि जिस तरह से इसने बहुत एरिया जो है इसने ऑक्यूपाई करके रखा है, पहला चीज़। तो इसकी वजह से जितना भी इस पर बॉयंट फोर्स लगेगा, कितना बॉयंट फोर्स लगेगा? जितना भी इसने पानी डिस्प्लेस करके रखा हुआ है, ठीक है। वो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट से दिखाया जा रहा है कि किस तरह से जितना इसने वाटर डिस्प्लेस किया है उतना ही इस पर बॉयंट फोर्स भी लग रहा है। और ये हमें कैसे पता चलता है? कि जैसे मान लो इसमें हम वेट मापते हैं, तो जैसे वेट यहाँ पर इसका 7 lbs है, यहाँ पर इसका वेट 7 है, ठीक है, 7 है। जब इसको पानी में डाला तो 4 हो गया, यानी 3 से घट गया। क्यों 3 से घट गया? क्योंकि 3 LB का जो फोर्स है वो नीचे से ऊपर की ओर लग रहा होगा, तो 7 - 3 4 हो गया वो। और यही चीज़ हमें ऑब्जर्व हुई कि जो एक्स्ट्रा पानी निकला ना वो 3 LB का ही था। तो इस समय पता चल गया कि जितना ये वाटर को डिस्प्लेस किया उतना ही बॉयंट फोर्स इस पर लगा, ठीक है। तो ये जो बॉयंट फोर्स है ज़्यादा लगेगा इस केस में, और वो जो ज़्यादा बॉयंट फोर्स लगेगा वो इक्वली यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो शिप है वो तैरती रहेगी, ठीक है। सेम एक्सपेरिमेंट आप नेल के साथ भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप फोम लें, ठीक है, जैसे कि फ्लूइड है, ठीक है, और हो सकता है आपने किया भी हो कि जैसे फोम लें आप, जो है ना, जिसको हम हिंदी में सोख्ता बोलते हैं, तो उसमें आप नेल को रख दें ऐसे, और उस फोम को यहाँ पे रख दें, फोम को, और उसके ऊपर नेल रखिए। तो धीरे धीरे क्या होगा? ये फोम क्योंकि गीला होगा, भारी होगा, और वो डूब जाएगा। लेकिन नेल जो है वो इस ओरिएंटेशन में वाटर के कॉन्टैक्ट में आएगी। इस ओरिएंटेशन में वाटर कॉन्टैक्ट में आने की वजह से इसने जो एरिया डिस्प्लेस करके रखा है वो ज़्यादा होगा, तो बॉयंट फोर्स ज़्यादा लगेगा, जो इसको वेट को कंट्रोल कर लेगा, और ये तैरती रहेगी। आप इसको करके देख सकते हैं कि जो आपकी नेल है वो भी तैर सकती है वाटर में। अगर आप उसको फोम के ऊपर रखें और उसको पानी में डालें तो फोम धीरे धीरे तो नीचे चला जाएगा, गीला होगा, गीला होने की वजह से। और नेल जब वाटर के कॉन्टैक्ट में आएगा, तो जब कांटेक्ट में आएगा, तो क्योंकि अब इसका बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया कांटेक्ट में वाटर से, तो ज़्यादा एरिया को डिस्प्लेस करेगा, तो बॉयंट फोर्स ज़्यादा होगा, उत्प्लावन बल ज़्यादा होगा। ये बॉयंट फोर्स सिर्फ एरिया ऑफ कांटेक्ट पे ही डिपेंड करता, बल्कि फ्लूइड के डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि आपको पता है कि जैसे ये है, मान लेते हैं ये शिप है, ये सेम शिप, वही शिप है, ये नदी का पानी है, समुद्र का पानी है। तो अगर कोई जो शिप है वो अगर नदी के पानी से समुद्र के पानी में जाएगी, तो उसका जो लेवल है वो उठेगा या घटेगा? तो उसका लेवल जो है वो उठेगा, वो उठ जाएगी शिप। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बॉयंट फोर्स ज़्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि सी वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि सी वाटर में सॉल्ट ज़्यादा होते हैं, इसकी वजह से इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है सी वाटर की, उसका बॉयंट फोर्स ज़्यादा होगा। इसकी वजह से जो सी है, यानी इसमें जो बॉयंट फोर्स ज़्यादा है, तो सी जो आपका है, शिप जो है, शिप ऊपर की ओर उठेगा। ठीक है, क्लियर इतनी चीज़। एक और क्वेश्चन बनता है, एंड दैट इज़, जैसे कि अगर मैं ये पानी का एक ग्लास ले लूँ, ठीक है, और उसमें एक आइस क्यूब डाल दूँ, ठीक है, जब ये आइस क्यूब मेल्ट होगी तो जो वाटर का लेवल है ये रेज करेगा, डिक्रीज करेगा, या फिर सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा? बताओ जल्दी से।
ये एक आइस क्यूब मैंने पानी में डाला है, तो जब ये मेल्ट होगा तो इसके वाटर लेवल में क्या इफेक्ट पड़ेगा। CDS के लिए फैट में लिटिल बॉय पता नहीं मुझे उतना बेनिफिट करेगा कि नहीं करेगा, मेन तो SSC के लिए है। बाकी CDS के लिए जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, परमार ऑफिसर चैनल पे मैंने डाल दिया है ना, मतलब शुरू कर दिया है जो शॉर्ट सीरीज़ है। चलो वेट अभी हम समझा देंगे सत्यन, ठीक है, लास्ट में बताना। अभी ये हम लोग प्रेशर वाले टॉपिक पे हैं, ठीक है। तो सेम रहेगा, बिल्कुल सही है सभी का आंसर। क्यों सेम रहेगा? क्योंकि जितना भी इसने लिक्विड डिस्प्लेस किया होगा, ठीक है, तो उतने से ही वाटर लेवल राइज कर गया होगा, ठीक है, उतने से वाटर लेवल राइज कर गया होगा, यहाँ तक पहुँच गया होगा। लेकिन जब ये मेल्ट होगा ना, जब मेल्ट होगा ये आइस का टुकड़ा मेल्ट होगा, तो वो उस गैप को अपने पानी से भर देगा, तो वाटर लेवल विल रिमेन दी सेम, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, जब हमने टुकड़ा डाला होगा तब तो बढ़ा होगा नो डाउट, लेकिन पिघलने के बाद वो फिर नहीं घटेगा बढ़ेगा, वो सेम ही रहेगा। अब आ जाते हैं बर्नौली का प्रिंसिपल। तो बर्नौली जी ने 1738 में अपना प्रिंसिपल दिया था, जहाँ पर उन्होंने एक ये ट्यूब को लिया था और ट्यूब में उन्होंने बताया था कि इस एंड पे और इस एंड पे, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये एंड जैसे दोनों सेम मोटाई के हैं, मतलब सेम थिकनेस के हैं। अगर मैं इस तरह से भी ले लूँ, ठीक है, इस तरह से भी ले लूँ, तो इस एंड पे और इस एंड पे जो प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और जो आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो सेम रहेगा, ठीक है, वो सेम रहेगा। इस पॉइंट पे जितना है और जितना इस पॉइंट पे वो सेम रहेगा। आप बोलेंगे सर काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv² होती है ना, और पोटेंशियल एनर्जी तो mgh होती है, आपने ही बताया था। तो बिल्कुल होती है, लेकिन जैसे यहाँ पर हम लेते हैं जैसे pv, ठीक है, प्लस हाफ mv² प्लस mgh, तो उसको हम क्या कर देंगे, v से डिवाइड कर देंगे, वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो वॉल्यूम से जब डिवाइड करेंगे तो होगा क्या, ये फॉर्मूला ऐसे ही निकल के आ जाएगा, v से v कैंसिल होगा, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी हो जाएगी, तो रो से डिनोट करते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी हो जाएगा, तो रो से डिनोट कर दिया। तो ये बर्नौली का प्रिंसिपल है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि यहाँ पर जो प्रेशर है, प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये जो तीनों एनर्जी हैं ये दोनों एंड पे क्या होंगी, ये कांस्टेंट होंगी, समान होंगी ये, ठीक है, इन तीनों का जो सम है। रिलेटिव डेंसिटी पे आते हैं। रिलेटिव डेंसिटी क्या चीज़ होती है? तो रिलेटिव डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, रेशियो ऑफ अ डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, क्यों? क्योंकि जब आप सेम यहाँ पर रखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ को तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपने देखा होगा रेशियो है ये, तो रेशियो क्या कोई यूनिट होती है? रेशियो की कभी कोई यूनिट हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि रेशियो हम निकालते हैं दो सेम चीज़ों का। जैसे अगर मैं बोल दूं कि भाई रेशियो निकालो मेरे मास का और तुम्हारी इनकम का, तो कोई लॉजिक बनता है इस बात का? नहीं। रेशियो निकलता है सेम चीज़ों का, है ना। ये तो आपने पढ़ी होगा मैथ्स में भी कि जैसे मेरे मास और तुम्हारे मास के बीच में रेशियो निकल सकता है, मेरी इनकम तुम्हारी इनकम के बीच में रेशियो निकल सकता है, वो होता है सेम, वो होते हैं। तो सेम क्वांटिटी अगर आप ऊपर नीचे रख रहे हैं तो कैंसिल आउट हो जाएंगी ना। तो रिलेटिव डेंसिटी या फिर कोई भी चीज़ रिलेटिव जब हम लेते हैं, रेशियो लेते हैं, तो उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। और डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, यानी द्रव्यमान अपॉन जो हमारा आयतन होता है वो kg/m³। डेंसिटी की यूनिट होती है। रिलेटिव डेंसिटी या फिर किसी भी चीज़ का रेशियो हो तो उसका यूनिट नहीं होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? देन यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी कभी कभी पूछ लेता है कुछ आपके सब्सटेंस के, तो सारे तो आपको याद नहीं रखने जो इस चार्ट में है। तो हाइड्रोजन ध्यान रख लेना, बाकी एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, लेड, मरकरी, गोल्ड और सिल्वर का भी, सिल्वर भी थोड़ा सा ध्यान रखना। सिल्वर का 10.8, ठीक है, तो 10.8। और अच्छा वो मैंने क्वेश्चन पूछा था, तो बैटल ऑफ हिडास्पिस तो 360 BC के अराउंड हुआ था, ये 250 BC की बात है। तो ऑब्वियस सी बात है ये बाद में हुआ होगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल वाला, क्योंकि BC में जब हम आगे बढ़ते हैं तो टाइम घटता है ना। दोनों सेम फोर्स से अट्रैक्ट करते होंगे। अगर हम बात करें अर्थ और वीनस की, अगर सिमिलर साइज है तो, ठीक है। अब आते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पे, एंड दैट इज़ वर्क एंड एनर्जी,
ठीक है, वर्क और एनर्जी यानी कि कार्य एवं ऊर्जा। Now what is work? तो work is the force which causes a displacement। उसको हम किया गया कार्य बोलते हैं। तो कार्य क्या होता है? कार्य होता है जब कोई बल कोई विस्थापन करता है तो उसको हम कार्य बोलते हैं। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर इसको हम थोड़ा सा और मैथमेटिकली ढंग से रिप्रेजेंट करें तो इसको हम एफ एस कॉस थीटा लिख देते हैं, बिकॉज ये एफ डॉट एस होता है, डॉट प्रोडक्ट जब हम हटाते हैं तो कॉस थीटा आ जाता है। तो वर्क को हम एफ एस कॉस थीटा भी लिख देते हैं, बिकॉज अगर वर्क किसी एंगल मतलब फोर्स किसी एंगल पे लग रहा है तो वो थीटा यानी कि वो जो एंगल है उसको थीटा बोलेंगे और उसको यहाँ पर हम कॉस थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। ये एक आपका स्केलर क्वांटिटी होगा। एंड टॉकिंग अबाउट जो एसआई यूनिट होता है, इसका क्या होगा? एसआई यूनिट होगा, सिंपल सी बात है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का होता है आपका मीटर। ठीक है, तो न्यूटन मीटर, या तो न्यूटन मीटर या फिर हम वर्क को जूल भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जूल से भी, क्योंकि जेम्स पी जूल ने इसको लेके चीज़ें बताई थी। ठीक है, और अच्छा ये बताओ कि जो प्रेशर है वो आपका एक स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी है? क्यों? प्रेशर जो है आपका, ये आपका स्केलर है या वेक्टर? तो ध्यान रखना ये आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। दिस इज योर स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर डायरेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक है, वर्क जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। वर्क कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। पॉजिटिव कब हो सकता है? तो तब होता है जब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया है उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट भी हो तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव वर्क डन। लेकिन जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स लगाया गया और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट होती है तो उसको हम नेगेटिव वर्क डन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। डिस्प्लेसमेंट किसी का आगे होता है और फ्रिक्शन फोर्स हमेशा पीछे की ओर लगता है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो वो जो वर्क डन होगा डन बाय द फ्रिक्शन दैट विल बी नेगेटिव इन नेचर। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में एंटी पैरेलल हैं। एंटी पैरेलल का मतलब ये है कि डायरेक्शन उनका ऑपोजिट है। पैरेलल का मतलब ये है सेम डायरेक्शन पे है। ज़ीरो भी हो सकता है वर्क डन, बिल्कुल ज़ीरो हो सकता है। कब ज़ीरो हो सकता है? जब या तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में लगने वाला एंगल ज़ीरो हो। तो जैसे जब हम बोलते हैं कि जैसे कि मैं हूँ, ठीक है, हम लोगों ने क्लास स्टार्ट करी थी 10 बजे, ठीक है, 11 बजने को आया और 1 घंटे से हम लोग यहाँ पर, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं। अगर मैं उम्मीद करता हूँ आप अपनी जगह पे बैठ के पढ़ रहे होंगे। 1 घंटे से इधर उधर टहल मारी आपने नहीं करी होगी और कुछ नहीं किया होगा, ठीक है, और किया भी होगा तो आप अपनी जगह पे आके बैठ गए होंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपका डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन ज़ीरो है, यानी जहाँ आप 1 घंटे पहले थे वहीं आप 1 घंटे अभी भी है, यानी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, तो आपने कोई भी काम नहीं किया। यानी फिजिक्स के हिसाब से हम अभी तक घुइयाँ छील रहे थे, हमने कोई काम नहीं किया है, ठीक है, फिजिक्स के हिसाब से। और दूसरा तब जब 90 डिग्री का एंगल हो, ये तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो वाला केस हो गया। और दूसरा तब जब 90 डिग्री का एंगल हो। तो आपने एक फेमस एग्जाम्पल सुना होगा कि एक जो कूली होता है, इसके द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो ज़ीरो होता है। क्यों? क्योंकि जो कूली होता है ये दुनिया का बोझ उठाता है, ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर रखा हुआ है सामान, तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है तो उसके द्वारा जो किया गया कार्य है वो आप देखिए डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है या फिर इस डायरेक्शन में चल रहा होगा। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कैसा है? 90 डिग्री का। तो क्योंकि एंगल 90 डिग्री का है और हमने देखा था एफ एस कॉस थीटा होता है और कॉस 90 की वैल्यू ज़ीरो होती है, तो इसलिए जो वर्क डन निकल के आएगा वो ज़ीरो निकल के आएगा। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? जैसे आप वॉल को पुश कर रहे हैं तो वॉल को आप पुश तो कर रहे हैं लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट तो हो नहीं रहा, ज़ीरो वर्क डन, ठीक है। आप इसको उठा के ले जा रहे हैं, ये इधर से लग रहा है, ठीक है, नीचे की ओर, डिस्प्लेसमेंट इधर पे हो रहा है 90 डिग्री, ख़त्म बात। कोई 90 डिग्री का एंगल है तो आपका ज़ीरो वर्क डन होगा। क्लियर है? पॉजिटिव कब होगा? जहाँ पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वहीं डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। नेगेटिव कब होगा? फोर्स इधर को अप्लाई हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर को हो रहा है, तो एंटी पैरेलल है, ठीक है। अब आते हैं एनर्जी। व्हाट इज़ एनर्जी? तो हमारा आखिरी आई थिंक सेकेंड लास्ट कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज़ एनर्जी। तो एनर्जी इज़ कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क या फिर कैपेसिटी टू डू वर्क। तो जिस क्षमता से कार्य किया जाता है उसको हम एनर्जी बोलते हैं। इसकी एसआई यूनिट भी सेम एज दैट ऑफ वर्क डन होती है, यानी जूल ही होगी,
ठीक है। बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है हमारे पूरे, अगर हम देखें सोलर सिस्टम में, तो दैट इज सन। अब आते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं, ठीक है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहला है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो ये वो एनर्जी होती है द एनर्जी एन ऑब्जेक्ट हैज़ बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, यानी कि जब कोई भी चीज़ मोशन में होती है, चल रही होती है, तो उसके द्वारा उसमें जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी ही होती है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा हाथ चल रहा है अभी ऐसे ऐसे करके, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है। ये हैमर इस तरह से उसमें मतलब मूव कर रहा है, ये काइनेटिक एनर्जी। और पूरी काइनेटिक एनर्जी डाल देगा नेल में, और जब नेल में पूरी काइनेटिक एनर्जी डाल देगा तो ये जो है अंदर की ओर चला जाएगा, बिकॉज एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है, जो जेम्स जूल ने दिया था, और इसी पे ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी आपका बेस्ड है। लेकिन आई होप आप काइनेटिक एनर्जी पहले समझे होंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, गतिज ऊर्जा क्या होती है। वो ऊर्जा होती है जो किसी चीज़ के चलने की वजह से आती है। किसी भी चीज़ में मोशन है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, 100% होगी। और इसका फॉर्मूला होता है हाफ मास ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट, और v है यहाँ पर वेलोसिटी, वेलोसिटी का स्क्वायर, क्योंकि मूव कर रही है तो अब वैसे बात है वेलोसिटी होगी, ठीक है। रिलेशन क्या होता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में? तो मोमेंटम हम कल फॉर्मूला पढ़े थे, मास इनटू वेलोसिटी होता है। ये हाफ mv² है। यहाँ पर आप एक काम करिए कि m से, जैसे हाफ mv², आप यहाँ पे देखिए हाफ mv² है, तो आप यहाँ पर m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, तो ये m² हो जाएगा, ठीक है। हाफ m² v² अपॉन m, ये m² v² को हम mv² लिख सकते हैं, और अपॉन 2m है। mv क्या है? mv है आपका p, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, हमने कल देखा था। तो यहाँ से जो रिलेशन निकल के आ जाएगा दैट वुड बी p² अपॉन 2m, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा इसको बोलते हैं, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में ये रिलेशन होता है कि लीनियर मोमेंटम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी। दैट मीन्स कि अगर इसको हम डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी, इसको हाफ करेंगे तो ये 1/4 टाइम्स हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू p² अपॉन 2m। नाउ टॉकिंग अबाउट अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, वैसे तो बहुत सारी फॉर्म ऑफ एनर्जी होती हैं, लेकिन हमें कुछ सेलेक्टिव पढ़नी जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। दिस सेकंड वन इज पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। जो किसी चीज़ की स्थिति यानी उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी आती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन, उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो जैसे ये बंदा है साइकिल लेके चढ़ा, एक पहले गेम भी आता था ना, तुम लोगों ने खेला है क्या? वो मोबाइल में आता था, जिसमें वो साइकिल लेके ऐसे ऐसे वो क्लिप्स होती थी, ऐसे ऐसे ऐसे, कोई बहुत ऊंचे, इस तरह से। इसी तरह का एक गेम होता था, अब नाम तो मुझे याद नहीं, बहुत पहले होता था ये गेम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये बंदा जैसे चढ़ा वहाँ पे, ठीक है, तो जब ये अपनी टॉप पोजीशन पे आएगा तो यहाँ पे जो उसके पास एनर्जी होगी दैट वुड बी पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा, जो उसकी स्थिति की वजह से आएगी, जो उसकी पोजीशन की वजह से आएगी। और इसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये सर्टेन हाइट में है। तो जब आप सर्टेन हाइट पे होते हो तो आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। हाँ खेला है, हिल क्लाइंबर, नहीं स्नेक वाला, नहीं 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 नहीं, हिल क्लाइंब रेसिंग ऐसे ही कुछ था आई थिंक, या तो हो सकता है यही नाम हो, नाम भी मैं भूल गया हूँ। क्लियर? तो ये होगी आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे जैसे ही ये क्या करेगा, धीरे धीरे जैसे ही नीचे आएगा तो ये पूरी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि अभी मूव तो कर नहीं रहा होगा एकदम टॉप पॉइंट पे, जैसे ही ये क्लिफ डाउन द क्लिफ जाएगा तो ये पूरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और जैसे ही यहाँ पे लैंड करेगा, एकदम मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव करेगा, तो ये पूरी आपकी क्या बदल जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाएगी। क्योंकि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सिर्फ इसको हम क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। जैसे कि हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स में भी देखा था किस तरह से पानी को ऊपर स्टोर करके रखा जाता है टू अ सर्टेन हाइट, जिसको हम बोलते हैं कि उनमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। देन उसको रिलीज़ किया जाता है पानी को, जो कि बड़े बड़े टरबाइंस में गिरता है, और उन टरबाइंस में लगे होते हैं बड़े बड़े शाफ्ट, और ये शाफ्ट क्या करते हैं, घूमते हैं चक्के, और उससे क्या बनाता है, ये बनाती है इलेक्ट्रिसिटी। और देन उस इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू ट्रांसमिट किया जाता है। देन आप उसी इलेक्ट्रिसिटी से अपने अप्लाइंसेस चलाते हो, ठीक है। क्लियर है?
अब आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि भाई किस में क्या कन्वर्ट होती है। और एक चीज़ मैं आपको एक और एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूँगा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का, जिस पे आपसे क्वेश्चन पूछता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई बॉल है, बॉल को मैंने ऊपर फेंका, ठीक है, टू अ सर्टेन हाइट, ठीक। अब जब मैं फेंकूंगा बॉल का टू अ सर्टेन हाइट, तो उसका एक आप ये बोल सकते हो कि एक कुछ मैक्सिमम पॉइंट होगा जिसके ऊपर वो नहीं जा सकती है। ऐसा तो है नहीं कि वो ऊपर ही चलती चली जाएगी। अगर मान लो कि अगर आपको ऐसी फेंकना है किसी चीज़ को कि वो कभी वापस ही ना आए, तो उसको हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का मतलब होता है पलायन वेग। यानी कि अगर आप, और उसकी वैल्यू होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर आप किसी चीज़ को इस स्पीड से फेंक दें, यानी कि वो एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर ट्रैवल करे, तो वो चीज़ वापस नहीं आएगी। वो ग्रेविटेशनल जो पुल है अर्थ का, वो उसके बियॉन्ड चली जाएगी, वो वापस नहीं आएगी। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, हमारे हाथों में तो इतनी पावर है नहीं कि हम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से फेंक दें उसको, है ना। तो ये चीज़ नीचे तो आने वाली है। तो जब सर्टेन पॉइंट पे पहुंचेगी, ठीक है, मैक्सिमम हाइट पे, तो इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, ठीक है, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो दैट मीन कि वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी इस केस में। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, जो स्थितिज ऊर्जा है वो मैक्सिमम होगी। जब ये नीचे आएगी तो हाइट क्योंकि जीरो हो जाएगी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, mgh। तो क्योंकि हाइट यहाँ पे जीरो हो जाएगी जब एकदम नीचे डाउन पॉइंट पे आएगी, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट वुड बी जीरो, और जो काइनेटिक एनर्जी होगी यानी गतिज ऊर्जा वो सबसे मैक्सिमम होगी, वो अधिकतम होगी। और सेंट्रल पॉइंट पे अगर मैं पूछ रहा हूँ आपसे, सेंटर पॉइंट पे, तो सेंटर पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों इक्वल होती हैं जब ये बॉल एकदम सेंटर पॉइंट पे होगी तो। और इसमें वो बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पर हाइट भी है और यहाँ पर वेलोसिटी भी है उसके पास। तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि जैसे ये नीचे आएगी तो वैसे ही आपका पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लगेगा। और जब हमने नीचे से ऊपर फेंका होगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी में तब्दील होने लगेगी, ठीक है, वो कन्वर्ट होने लगेगी। ऑलराइट, तो अभी हम देखते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो मैंने आपको बता दिया है कि एनर्जी को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसी पे आपका बेस्ड है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो आपका इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि हम एनर्जी को यानी ऊर्जा को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। जैसे अभी हमने देखा कि किस तरह से डैम में ऊपर पानी था, तो पानी जब नीचे गिरा टरबाइंस में तो शाफ्ट घूमे, यानी कि पहले पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, काइनेटिक एनर्जी देन इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हुई, देन वो हमारे घरों में आई, फिर हमने उसे अप्लायंसेस चला। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपना लैपटॉप चार्ज किया, अब लैपटॉप से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यानी कि ये आपका पूरा फंक्शन कर रहा है, लाइट छोड़ रहा है, सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं इसमें। तो वो जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, लाइट एनर्जी एंड बाकी एनर्जी में जो हमारा ये प्रोसेसिंग चल रहा होगा सॉफ्ट, ठीक है, हार्डवेयर वगैरह अंदर लैपटॉप के, उन सबको चलाने में इसका यूज़ आ रहा है। तो डायनमो जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल, आपको पता है जनरेटर से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल होता है। मोटर आपने देखा होगा, मोटर में क्या होता है, मोटर को आप इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, उसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं और वो मैकेनिकल काम करता है। मैकेनिकल एनर्जी अच्छा होती क्या है, इसको हम बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। जो मैकेनिकल एनर्जी होती है इट इज़ द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा एंड काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा। दैट इज़ जो मैकेनिकल एनर्जी है इट इज़ द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। माइक्रोफोन की बात करेंगे तो इट कन्वर्ट्स साउंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और जो आपका लाउड स्पीकर होता है वो माइक्रोफोन का एकदम उल्टा होता है, इलेक्ट्रिकल को साउंड में करता है। लाउड स्पीकर से क्या निकलता है, साउंड निकलता है। ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। माइक्रोफोन लाउड स्पीकर एकदम ऑपोजिट है। उसी तरीके से आपके डायनमो जनरेटर एकदम सिमिलर है और डायनमो जनरेटर मोटर्स के ऑपोजिट है। डायनमो और जनरेटर सिमिलर तरीके से काम कर रहे हैं, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने का काम, और मोटर एकदम उल्टा कर रहा है, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल। हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस में किस तरह का एनर्जी कन्वर्जन होता है बताओ जल्दी से। एक बैटरी में किस तरह से कन्वर्जन होता है एनर्जी का, फोटोसिंथेसिस, और बैटरी में किस तरह से कन्वर्जन होता है। तो अगर हम फोटोसिंथेसिस में बात करें तो जो लाइट एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, वो केमिकल्स में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी। बैटरी में क्या हो रहा है, बैटरी में जो केमिकल्स हैं वो केमिकल्स आपके कौन से केमिकल हैं, जैसे कि उसमें हमारा एसिड होता है ना H2SO4 वगैरह, तो ये सब क्या है, केमिकल्स हैं। तो ये केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, ये कन्वर्ट हो रही है आपकी
सिंपल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है, जो आपकी इलेक्ट्रिकल को क्या बोलते हैं, विद्युत ऊर्जा, ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा में ये तब्दील हो रही है। क्लियर है यहाँ तक एनर्जी किस तरह से कन्वर्ट हो रही है। अब आते हैं हम अपने आखिरी आज के टॉपिक पे, एंड दैट इज पावर, शक्ति। तो पावर क्या होता है, तो पावर होता है जिस दर से काम किया जाता है, जिस रेट से काम किया जाता है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज पावर, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मान लो कि जैसे हमने ये पढ़ा था, एक्सेलरेशन में पढ़ा था इस चीज़ को, आप इस चीज़ को इससे रिलेट कर सकते हो। जैसे कि मैं भागूँ अगर, ठीक है, मैं मान लो कि 1 किलोमीटर भाग रहा हूँ, ठीक है, एक और बंदा वो भी 1 किलोमीटर भाग रहा है। अब मैं आपसे बोलूँ किस में ज़्यादा पावर है, मेरे में कि जो दूसरा बंदा है उसमें, तो आप तभी बता पाओगे ना ये जान के कि भाई वो कितने टाइम में भाग रहे हो। मैं 1 किलोमीटर हो सकता है भागने में मैं लगा रहा हूँ 15 मिनट, वो बंदा 10 मिनट में ही कवर कर रहा है 1 किलोमीटर, वो बंदा 10 मिनट में 1 किलोमीटर कवर कर रहा है, या फिर 5 मीटर में कवर कर रहा है, तो वो उसकी मेरे से ज़्यादा पावर हुई ना एक तरह से। तो पावर है कि किस रेट से काम किया जा रहा है ना। हम डिफरेंट अप्लाइंसेस को पावर पे रेट करते हैं कि इसकी पावर इतनी है, उसकी पावर उतनी, किस बेसिस पे, कि भाई उसका वर्क करने का रेट क्या है। जल्दी वर्क कर रहे हो आप तो आपका पावर ज़्यादा होगा, वैसी बात है। तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन का यूनिट होता है जूल और टाइम का होता है सेकंड। इसको हम वॉट भी लिख सकते हैं उसी तरह से जिस तरह हमने केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन लिखा, जिस तरह से हमने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल लिखा, उसी तरह हम पावर जो जूल पर सेकंड है उसको वॉट लिख सकते हैं। बिकॉज जेम्स वॉट एक साइंटिस्ट है, उनको ऑनर करने के लिए इसकी जो यूनिट है उसकी वॉट डिसाइड करी गई। ये भी एक स्केलर क्वांटिटी एनर्जी की तरह, वर्क की तरह, ठीक है। तो ये चीज़ यार हम देख चुके हैं पहले भी, तो उसको हम नहीं देखने वाले हैं। हॉर्स पावर जो होती है ये भी आपकी पावर की यूनिट होती है। एसआई यूनिट तो आपकी वॉट ही होगी, और हॉर्स पावर आपकी एसआई यूनिट नहीं होती है। एक हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं, 746 वॉट होते हैं, ठीक है, 746 वॉट होते हैं। और एक्चुअल में इसको हॉर्स पावर इसलिए बोलते हैं बिकॉज इससे भी एक स्टोरी एसोसिएटेड है काफ़ी पुरानी, उस पर मैं जा नहीं रहा हूँ। कि एक बार मतलब पहले हॉर्सेस को यूज़ किया जाता था काम करने के लिए, फिर एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने इंजन की एक डिस्कवरी करी, ठीक है, और उन्होंने उससे काफ़ी सारे हॉर्सेस को रिप्लेस किया। तो फिर उसको उसी से ये नाम दे दिया गया कि इसका 2 हॉर्स पावर, यानी कि 2 हॉर्स की पावर इस इंजन में है, 3 हॉर्स की पावर इस इंजन में है, 5 हॉर्स की पावर इस इंजन में है। तो वहाँ से ये निकल के आया हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर में होता है आपका 746 वॉट, ठीक है, या फिर किलो वॉट में अगर आप रिप्रेजेंट करोगे तो 0.746 किलो वॉट हो जाएगा, बिकॉज 1 किलो वॉट में 1000 वॉट होते हैं इसलिए। और पावर और फोर्स और वेलोसिटी का भी रिलेशन ध्यान रखिएगा कि P इज इक्वल टू एफ इंटू वी, यानी पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, ये फॉर्मूला होता है पावर और वेलोसिटी का। बल्ब में किस तरह से एनर्जी कन्वर्जन होता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बल्ब को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, ठीक है, एंड वो कन्वर्ट करता है, लाइट एक तो निकलती प्लस उससे हीट भी निकलती है। बल्ब का जो फिलामेंट है वो किससे बना होता है, टंजस्टन वगैरह से बना होता है। खैर ये चीज़ें तो हम इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में देखेंगे कि टंजस्टन का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, फ्यूज़ क्या होता है, ये सारी चीज़ें। ऑलराइट, ठीक, तो अभी हम क्वेश्चंस करते हैं इसके, ठीक है। जिन लोगों को बैच वगैरह में एनरोल करना है कर सकते हैं, बाकी ऐसा होली वगैरह का तो ऑफ़र बहुत मुश्किल है, आएगा नहीं, ठीक है। तो बैच में जिसको एनरोल करना है वो कर सकते हैं। अभी हम क्वेश्चंस करते हैं इसके, ठीक है। तो पहले क्यों ना आज हम एसएससी वाले क्वेश्चंस कर लें, ठीक है। करिए पहला क्वेश्चन। किसी का यहाँ कोई तक कोई डाउट तो नहीं है? सर इस तरह अगर एनर्जी चेंज नहीं हो तो हमारी एनर्जी लॉस नहीं होगी और हमें एक बार खाना खाने के बाद दोबारा खाना खाने की ज़रूरत नहीं होगी। समझे नहीं आपकी बात। जैसे कि मैंने खाना खाया, एनर्जी बनी, तो मैंने बोला, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, एनर्जी यूज़ हो रही है, मेरी आंखें देख रही हैं, एनर्जी यूज़ हो रही है, सब पूरा प्रोसेस करने में। अंदर मेरा हार्ट जो है ब्लड को पंप कर रहा है, उसमें एनर्जी यूज़ हो रही है। लंग्स काम कर रहे हैं, उसमें एनर्जी यूज़ हो रही है। किडनी काम कर रही है अपना, उसमें एनर्जी यूज़ हो रही है। डाइजेस्टिव सिस्टम में वो एनर्जी वर्क कर रही है। तो पूरा ये जो हमारा चल रहा है लाइफ प्रोसेस, ठीक है, तो उसमें एनर्जी यूज़ तो हो रही। कैसे आप बोल रहे हो कि मतलब एनर्जी खाना पड़े, समझा नहीं मैं। सर बट बलून उड़ता चला जाता है, कैसे, मतलब समझे नहीं। उड़ता चला जाता है, उड़ता चला जाता है तो ऐसे थोड़ी ना कि स्पेस में पहुंच जाता है, तो नीचे ही जाता है ना वो भी।
ग्रेविटी जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती। हाँ बात तो सही है अनुराग। कृपया स्पैम ना करें, ठीक है। जिसको जो डाउट हो वो लिखते जाएं, स्पैम ना करें। डाउट है सर सत्यन मोडक, ग्रेविटेशन में समझ में ना आया। वेट एंड मास, ओके वेट एंड मास में कन्फ्यूजन है। चलो पहले इस क्वेश्चन को करवा दें। अब तुम ये बोलोगे कि सर पहले भी तुमने ही बोला था, लेकिन अब इस क्वेश्चन करवाते हैं तो दूसरा क्वेश्चन देते हैं, तब तक अटेम्प्ट करेंगे सभी लोग, फिर आंसर करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1600 में दिया गया था, 1653 में दिया था, 1663 में पब्लिश हुआ था, एंड दैट वाज पास्कल्स लॉ, है ना। फ्लूइड जो कन्फाइंड फ्लूइड होता है उसमें फोर्स अप्लाई करते हैं, वो सारे डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है। अगला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो सत्यन जी, होता क्या है, मास तो जितना मेरा मैटर है, ठीक है, तो उतना केजी मेरा मास निकल के आ जाएगा, ठीक है। जितना मैटर है, एक तरह से आप बोल सकते हो मेरी स्किन, है ना, लिवर, जितना भी सब है, ठीक है, वो मैटर जितना मैंने ऑक्यूपाई कर रखा है, तो उसका मास होगा। हर चीज़ का मास होता है, बिकॉज अगर मैटर है तो मास तो होगा ही होगा उसका, ठीक है। वेट की जब बात करते हैं तो वेट एक तरह का फोर्स होता है, वो फोर्स जिससे कि हमारी अर्थ हमें या फिर किसी भी चीज़ को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है। और फोर्स होता है m/a, मास इंटू एक्सीलरेशन। और क्योंकि जो अर्थ लगा रही है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगा रही है, तो m/g हो जाता है, और उसी को ये वेट बोल देते हैं, ठीक है। सर ये डूब कैसे जाता है? स्टोन डूब कैसे जाता है? तो स्टोन है मान लेते हैं, ठीक है। स्टोन का जो mg है, जो वेट है, वो बॉइंट फोर्स से बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब ये स्टोन है, ठीक है, मैं फोम ले लूँ, स्टोन के साइज़ का ही फोम ले लूँ, वो तो कभी नहीं डूबेगा। क्यों? क्योंकि उसका वेट कम है ना, वेट बहुत कम है, इसलिए तो वेट भी मैटर करता है ना। mg लग रहा है नीचे की ओर और बैंड फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर, वो डिपेंड करता है, ठीक है। ना 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 ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब हम किसी भी चीज़ को, पहले मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, आंसर करता हूँ तो आपको बताता हूँ इनकरेक्ट कौन सा है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में, इट इज़ द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ। यस, चपका के रखा है, इसी फोर्स की वजह से हम अर्थ से मतलब चपके हुए हैं, बंधे हुए हैं, ठीक है। इट इज़ द फोर्स कॉसिंग टाइड्स ड्यू टू स्टार्स एंड अर्थ, बिल्कुल नहीं। टाइड जो होती है वो किस वजह से होती है? ड्यू टू हमारा मून, ठीक है। जब ग्रेविटेशनल पुल लगाता है मून और जो सन होता है, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसी की वजह से मोशन कर रहे हैं प्लैनेट, है ना। वो हमने देखा था केपलर के प्लानिटरी लॉज। इट इज़ द फोर्स दैट असिस्ट मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, बिल्कुल सही है। देखिए अब मैं वो जो आपने अपने से किसी ने डाउट पूछा था उसका आंसर देता हूँ मैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पत्थर है, ठीक है, एक पत्थर मैंने लिया, ठीक है, और एक मैंने, ये पत्थर है, ठीक है, स्टोन है ये, और मैंने एक पेपर को रैप कर लिया ऐसे गोल गोल। दोनों को अगर मैं ऊपर से ड्रॉप करूंगा, मान लो छत से, कौन पहले पहुंचेगा? जल्दी से बताओ, विच विल रीच अर्लियर? रामेश्वरम का स्टोन क्यों सिंक नहीं होता? क्योंकि प्राशु जी, वो स्टोन प्रॉपर पूरी तरह से ठोस नहीं है, उसमें बहुत सारे छेद हैं, वो एक तरह के कोरल्स होते हैं, वो कोरल्स हैं, वो स्टोन्स नहीं है वो, ठीक है, वो स्टोन्स नहीं है, वो कोरल्स हैं, और उनमें बहुत छेद होते हैं अंदर, वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, छेद होते हैं अंदर। तो वो क्या होता है कि बॉइंट फोर्स जो है वो ज़्यादा लगता है, मतलब उनका उतना वेट होता नहीं है, वेट नहीं होता उतना, तो mg कम होता है, बॉइंट फोर्स ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला, ओके फर्स्ट वाला। और क्यों ये रीच करेगा? आंसर सही है सभी का, लेकिन मतलब क्या सही, मतलब इसका रीज़न क्या है? व्हाट इज़ द रीज़न कि ये लेट पहुंचा? क्या कारण है कि ये जो दूसरा वाला है ये लेट पहुंचा और पहला वाला जल्दी पहुंच गया? यूनिट ऑफ जी सेम एज दैट ऑफ एक्सेलरेशन। क्या पूछा? करेक्ट पूछा ना, सही है, ठीक है। तो क्यों पहुंचा वो जल्दी? तब तक अगले क्वेश्चन का आंसर करें 29 का। स्टोन, तो वो आपका मास मेजर करती है सुहेल जी, ठीक है। यस, पूर्णिमा सिंह ने सही आंसर दिया है, इनाक्षी सरकार ने भी सही आंसर दिया है, बिल्कुल 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 बिल्कुल, यस।
आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है। एंड दैट इज़ कि ऐसा नहीं कि ये भारी है इसलिए ये पहले पहुंच गया और ये हल्का है इसलिए बाद में पहुंचा। पहले तो ही पहुंचेगा बाद में पहुंचेगा, लेकिन एयर रेजिस्टेंस जो है ना वो इस पे ज़्यादा लग रहा होगा। यानी कि ग्रेविटी दोनों पे सेम लगेगी। आई अगेन रिपीट, ग्रेविटी दोनों में सेम लगेगी। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट करके, जैसे आप पन्ना लें, एक पेपर लें, ठीक है, और एक उसी साइज़ की आप बुक भी ले लें। तो बुक आप दोनों को अलग अलग ड्रॉप करेंगे, बुक जल्दी खड़ाक से पहुंच जाएगी और पेपर अपना ऐसा लहर मारता हुआ नीचे पहुंचेगा। लेकिन अगर आप इस पेपर को इसके ऊपर रख दें तो इसमें लगने वाला जो एयर रेजिस्टेंस है वो अब नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो दोनों सेम टाइम पे पहुंचेंगे, क्यों? क्योंकि ग्रेविटी दोनों पे सेम लग रही होगी। अब हो सकता है कुछ लोगों को लगे सर आप उसके ऊपर रख रहे हैं तो इस वजह से पहुंचा, नहीं, ठीक है। अगर मैं उसके नीचे रख दूंगा तो आप हाँ वो बोल सकते हो कि सर वो जो बुक है ना वो उस पेपर को नीचे लेके गई साथ में, लेकिन ऊपर रखा है तो बुक का और पेपर को ऐसा कोई लेना देना तो है नहीं ना। मैंने पेपर को बुक के ऊपर रखा है तो बुक तो अपना गिर रही है, पेपर क्यों उसके साथ साथ गिर गया? उसका बुक से कोई लेना देना नहीं है, उसका ये लेना देना इस चीज़ से है कि ग्रेविटी सेम अप्लाई हुई है दोनों पे। आप कितनी किसी को भी कहीं से भी रिलीज करो, ग्रेविटी सब पे सेम तरीके से अप्लाई होती है। वो तो जो चीज़ बाद में पहुंचती है, जैसे कि एक गुब्बारा है, ठीक है, अभी होली का टाइम आ चुका है तो गुब्बारे भर भर के आप मारोगे फेंक के, है ना। तो एक बिना भरा हुआ, बिना पानी से, बिना कलर से भरा हुआ गुब्बारा है, बलून है, और एक भरा हुआ है। तो भरा वाला आप मारोगे फेंक के तो एकदम पहुंच जाएगा, या फिर हम भरा वाले को ड्रॉप करें ऊपर से तो जल्दी पहुंच जाएगा। और जो जिसमें हवा, जिसमें मतलब फ्लूइड नहीं भरा है, पानी नहीं भरा है, तो वो आराम आराम से पहुंचेगा। क्यों? इस वजह से नहीं क्योंकि वो भारी और ये हल्का है और उसमें ग्रेविटी ज़्यादा लग रही नहीं, ग्रेविटी सब में सेम लगती है। वो ये है कि हरे जो जो भरा नहीं है उसमें आपका एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, इसलिए, ठीक है। तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये केपलर का थर्ड लॉ है। पहला लॉ ऑफ ऑर्बिट होता है, दूसरा लॉ ऑफ एरिया होता है, तीसरा लॉ ऑफ टाइम पीरियड होता है। हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद पॉस्टुलेटिंग 3 लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन? तो कब किसने पॉस्टुलेट किए थे और कब किए थे जरा बताएंगे? केपलर जी ने 1609 में। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू कंक्लूड दैट इन वैक्यूम ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉल विद द सेम एक्सीलरेशन g एंड रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम? तो देखो, अब ये एक्सपेरिमेंट जो मैंने आपको बताया, ये आप अगर वैक्यूम में करो, निर्वात में करो, जहाँ पे ऐसे कोई एयर नहीं है, तो आपके हर एक चीज़, आपका वो बड़ा वाला पत्थर, आपका पेपर का जो आपने वो रोल कर रखा था, भरा हुआ बलून, गैर भरा हुआ बलून, सब सेम टाइम पे पहुँचेंगे। क्योंकि यहाँ पर एयर नहीं है, आपने एयर हटा दी तो एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा। इज़ दैट क्लियर? ठीक है। तो ये किसने बताया था सबसे पहले? गैलीलियो गैलीलाई ने। विच इंस्ट्रूमेंट, जो हमने कल भी देखा था इनका इंक्लाइंड प्लेन वाला एक्सपेरिमेंट, विच इंस्ट्रूमेंट वॉज यूज टू डिटेक्ट दी ग्रेविटेशनल वेव्स फॉर द फर्स्ट टाइम? यानी कि गुरुत्वाकर्षण जो तरंगों का पता लगाने वाला उपकरण का प्रयोग किया गया था सबसे पहली बार? तो सही आंसर क्या होगा? वीगो, लीगो, ट्रीगो, गीगो। तो ये होगा आपका लीगो, विच स्टैंड्स फॉर लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। ग्रेविटेशनल observatory. If g, m and r represent the universal gravitation constant, mass of the earth and radius of the earth respectively, then which of the following is the correct expression for the acceleration due to gravity g on the surface of earth? तो सही एक्सप्रेशन कौन सा है? ह्यूमन सिंक बट शिप डजेंट, क्या मतलब सो के उठ रहे हो क्या? हैं? जी एम और आर, तो इनके बीच में क्या रिलेशन होगा? जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। जिंदगी का ही दहन हो चुका है, होलिका जी का दहन क्यों करें बंधु मित्रा? बंधु मित्रा तुम समझ जाओ हमारा क्या रिस्पॉन्स था ना। देर आर टू आइडेंटिकल स्फेरिकल सॉलिड बॉल्स ऑफ आयरन alloy touching each other. What would be the gravitational force of attraction between them if the density of the metal of the ball is 3/2 pi 10 to the power 5? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और g है आपका 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, बस जल्दी से। हाँ, नेक रोटेट कर लिया मैंने, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। इसके लिए यार आई थिंक मुझे, ठीक है, यहाँ पर जगह है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से। दर्द है बेचारे को।
सर कूली वाला फिर से समझा दो प्लीज़। कूली वाला देखो अजीत जी, जैसे कि कूली भैया हैं हमारे, ठीक है, तो कूली भैया जो हैं इसको एकदम फोर्स लगाए हुए हैं ऊपर की ओर उठाने में, ठीक है, और ये ऐसे ऐसे चल रहे हैं। या फिर हम मान लेते हैं कि जो ग्रेविटी लग रही है तो वो अपना फोर्स लगा रही है और वो नीचे की ओर लगा रही है, डिस्प्लेसमेंट इनका इधर की ओर हो रहा है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो उस हिसाब से, मतलब फिज़िक्स के हिसाब से इन्होंने कोई वर्क नहीं किया, क्योंकि फिज़िक्स के हिसाब से काम होता है एफ एस कॉस थीटा, और थीटा में 90 रखेंगे, कॉस थीटा 90 हो जाए, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 हो जाएगा। तो फिज़िक्स के हिसाब से कोई काम नहीं किया कूली ने, जिस तरह से हमने कोई काम नहीं किया, बिकॉज हम जहाँ पे 10 बजे बैठे थे वहीं पे अभी भी बैठे हैं, तो कोई काम नहीं किया हमने अभी तक। अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है। अब कैसे, तो यहाँ पे निकालना क्या है, फोर्स निकालना है ना। तो फोर्स G m1 m2 अपॉन r²। ध्यान से समझिएगा, ये इसी बार का एसएससी जीडी का पेपर का क्वेश्चन है, इसी बार का, जिसके आंसर की अभी 4-5 दिन पहले आई है, ठीक है। और कल भी क्लास होगी आपकी, और परसों के दिन इकोनॉमिक्स करवा दें क्या, बताओ, होली के दिन। होली के इकोनॉमिक्स से आई थिंक मेजर सब्जेक्ट बच रहा है हमारा जीडी में, जो हम लोगों ने नहीं किया, बताओ परसों कर दिया जाए। तो G m1 m2 अपॉन r²। अब मास तो दिया नहीं है, दिया क्या है, डेंसिटी दी है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, है ना, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी दी है ना, ओके ठीक है। और वॉल्यूम कैसी है, ये स्फेरिकल सॉलिड है। तो ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि वॉल्यूम आपका स्फीयर का होता है 4/3 पाई r³ होता है यही। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, डेंसिटी कितनी, 3/2 पाई डेंसिटी कितनी है। तो यहाँ पर मैं मास की जगह है, मैं सिंपल मैं क्या निकाल रहा हूँ, मैं मास निकाल रहा हूँ। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी, डेंसिटी कितनी 3/2 नीचे पाई इंटू 10⁵। वॉल्यूम में 4/3 पाई r³, और r कितना है दोनों का, वो 1 मीटर है, तो 1 मैंने रख दिया, 1 का क्यूब। तो पाई से पाई कैंसिल हुआ, पाई से पाई कैंसिल हुआ, 3 से 3 कैंसिल हुआ, 2, ठीक है। तो 2 इंटू 10⁵ क्या आ गया, kg, मास आ गया। दो बॉल्स हैं, दोनों का सेम डेंसिटी था, तो दोनों का सेम मास निकल के आएगा। सेम आपका डेंसिटी था, सेम रेडियस था, तो सेम मास निकल के आएगा। तो यहाँ पर मैं वही उसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, वैल्यू g की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11। रटी भी होनी चाहिए वैल्यू, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ सकता है, आपसे पूछा भी आई थिंक। तो 2 इंटू 10⁵ मास है, तो 2 इंटू 10⁵, फिर से लिखूंगा 2 इंटू 10⁵, क्योंकि 2 बार है मास, अपॉन रेडियस, रेडियस नहीं है वो डिस्टेंस है, वो रेडियस नहीं, वो डिस्टेंस है बिटवीन द टू मासेस इसकी, ठीक है, बिटवीन द टू मासेस जो एकदम एकदम चपक के रखे हुए हैं। तो इसकी एक की रेडियस है 1 और दूसरे की भी रेडियस है 1, तो इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 2 मीटर नहीं हो गई। इसकी रेडियस है 1 मीटर, इसकी रेडियस है 1 मीटर, तो इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस 2 मीटर। तो 2 यहाँ पे रख दो, तो 2 का स्क्वायर, ये भी ऊपर 2, एक और 2, तो 2 नीचे से कट जाएंगे, ऊपर भी 2 का स्क्वायर है, नीचे भी 2 का स्क्वायर है। 10⁵ इंटू 10⁵, 10⁵ इंटू 10⁵। तो जब मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो यहाँ पर 10⁻10 आ जाएगा। तो 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻10, मीनिंग 6.67 इंटू 10⁻1, मीनिंग 0.667 आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आई होप क्लियर होगा, नहीं क्लियर है थोड़ा सा बैक करके फिर से इसको देखें, क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं वर्क डन पे, जो क्वेश्चंस हैं हमारे वर्क और एनर्जी पे। हुज लॉ स्टेट्स दैट टोटल एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड एट एनी पॉइंट इन द सब्सटेंस इज द सम ऑफ काइनेटिक पोटेंशियल एंड फ्लूइड प्रेशर एनर्जी एंड इज इक्वल टू अ कांस्टेंट वैल्यू। किसने ये चीज बोली थी? सर आपका आप भी है, मतलब सर ए क्लास भी प्राइवेट हो जाएगी क्या? जी हाँ, गॉड मास्टरपीस, ए क्लास भी प्राइवेट हो जाएगी, ए ओ, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ब्लेस पास्कल नहीं, ब्लेस पास्कल कौन बोल रही है? क्यों, क्या नाम है? राखी जी, ब्लेस पास्कल होगा इसका? बर्नौली होगा भैया। पास्कल जी बोल रहे थे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है वो जो फोर्स आप अप्लाई करते हो लिक्विड पे। बर्नौली जी का वो प्रिंसिपल याद करो यार तुम लोग। तो प्रेशर है ना, रो जी एच, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ये कांस्टेंट होते हैं आपके।
व्हाट इज़ द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर की सापेक्ष घनत्व कितना है, तो 10.8 था, ऑप्शन नंबर डी। और सिल्वर में ज़रा बताना, केमिस्ट्री में पढ़े थे, किस कलर की कोटिंग चढ़ती है, बताओ जल्दी से। और सिल्वर नाइट्रेट, चलो छोड़ दो, इतना इतना ही बताओ कोटिंग। व्हाट इज द मेट्रिक यूनिट ऑफ प्रेशर दैट इज इक्वल टू 0.9869238 ATM, यार्ड, क्वाड, बार, गैलन, क्या होता है? तो देखो, एक ATM में पढ़ाया था मैंने 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। एक बार में 10⁵ पास्कल। बोले तो एक ATM में 1.013 बार, यानी कि एक बार में कितने ATM होंगे, तो 1/1.013 इतना, दैट मीन ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। बाई ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन डैश डिड्यूस दैट ऑब्जेक्ट्स मूव विद द कांस्टेंट स्पीड व्हेन नो फोर्स एक्ट्स ऑन देम, तो ये बोला था आर्किमिडीज जी ने। तो बोला था कि भाई अगर किसी चीज़ को फ्लूइड में तुम डालोगे तो वो उस पर उतना ही बॉयंट फोर्स लगेगा जितना फ्लूइड उसने डिस्प्लेस कर रखा होगा, ये आर्किमिडीज जी ने बताया था। और इसी से इन्होंने काफ़ी मेटल्स की प्योरिटी वगैरह भी कैलकुलेट करी थी डेंसिटी वाला फिनोमिना लगा के। ठीक है। केपलर जी ने प्लानिटरी लॉ दिए थे। गैलीलियो गैलीलाई इसका सही आंसर होगा। फेराडे जी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। अभी सब लोग अपना अपना नंबर भेज दो जल्दी जल्दी। नीरज कुमार, मैं सोचा था कर लेंगे सर, मैं सोचा था बैग, अच्छा मैं सोचा था बैग कवर कर लेंगे, पर सर तो हमें शहीद करके ही मानेंगे। अच्छा, होली में क्लास लगाने के लिए इसलिए बोल रहे हो। लगा लेते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ लेते हैं। तुम लोग के तो यार दोस्त होंगे, हमारा तो कोई दोस्त है नहीं, तो फिर हम किसके साथ होली बनाएंगे? तुम्हारे साथ क्लास क्वेश्चंस की होली बना लेंगे। क्यों, क्वेश्चंस की होली बना ली जाए। द रिलेशन बिटवीन ATM एंड बार क्या होता है? तो एक ATM कार्ड है आपके पास तो 5 बार आप जा सकते हो। ठीक है, ऐसे करके याद कर लो। द सूटेबिलिटी ऑफ पोस्ट टेंशनिंग इज़ गुड फॉर, तो इसका ऐसे लॉजिक है तो नहीं आप पूछने का, लेकिन आंसर इसका लॉन्ग स्पैंस होंगे, वैसे इसको छोड़ सकते हो थोड़ा। ये जो सिविल इंजीनियर होगा कोई अगर, तो वो उसको अच्छे से पता होगा। ये तो जल्दी से ये सर लगा दीजिए। होली में शाम को क्लास रख दो। अच्छा शाम को, ओके ओके ओके। शाम को मुझे लगा तुम लोग का प्रोग्राम हो कुछ, तो इस वजह से नहीं रखा मैंने, बाकी शाम को रख देंगे। लेकिन कोई कुछ लोगों को हो सकता है दिक्कत आ जाए ना। नो सर, नो फ्रेंड्स। अच्छा अच्छा, हाँ सर हम भी अकेले हैं। अच्छा शर्मा जी तुम भी अकेले हो, कोई नहीं। हमारी तरह क्या है। तो लोगों को होली क्यों ख़राब करोगे सर? ख़राब थोड़ी ना करेंगे, होली खेलेंगे तुम्हारे साथ, क्वेश्चंस की होली। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द एयर प्रेशर? एयर प्रेशर के रिगार्डिंग कौन सा सही है? सर प्लीज़ जी मत बोलिए, ख़राब अच्छा नहीं लगता। अच्छा, भांग पी के मस्त रहना छोटू छालिया, मतलब यूज़र नेम देख के समझ आ जाता है कि कौन किस तरह का कमेंट करेगा। तो आंसर क्या होगा इसका करेक्ट कौन सा? हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काइज एंड वेट वेदर। लो प्रेशर आपने देखा होगा ना, पढ़ा हम लोगों ने पढ़ा था कि जो बैरोमेट्रिक प्रेशर होता है, बैरोमेट्रिक प्रेशर, उसकी अगर रीडिंग सडन फॉल होती है तो उसका मतलब है कि कुछ खतरा है, मतलब खतरा इन दी सेंस स्टॉर्म आने वाला है। ठीक है, तो ये लो प्रेशर से एसोसिएटेड होता है, लो प्रेशर। हाई प्रेशर आपका क्लियर और सनी स्काई होगा, हाई प्रेशर। द एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, सही है आपका। ठीक है, तो ये चीज़ याद कर लेना यार, हाई प्रेशर मतलब क्लियर और सनी स्काई, और लो प्रेशर मतलब क्लाउडी स्काई है। ठीक है, और एयर प्रेशर जो होता है ऊपर जाने में ध्यान रखना, ये तो मैंने पढ़ाया भी था। एयर प्रेशर जो होता है डिक्रीज होता है, एटमॉस्फेयर थिन होता जाता है ऊपर जाते हैं। ठीक है। आज शाम को एकेडमी जाऊंगा, चलोगे क्या आप खेलने? कौन सी एकेडमी, कौन सी एकेडमी है? सर हम जैसे इंटरनेट लोग होली कैसे मनाएं?
यस 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 भाई, एक बार में 10⁵ पास्कल होते हैं, एक एटीएम में 1.013 बार होते हैं। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 42 वॉट विद वॉट, बिकॉज ये हमने पढ़ा था ना, एक बार में 10⁵ पास्कल होते हैं और एक एटीएम में 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल होते हैं, तो उस हिसाब से आंसर होगा। यस। What do you divide thrust in a liquid to obtain the pressure? Pressure is equal to thrust upon area. Option number B. What kind of energy is associated with falling coconuts, speeding cars, rolling stones and flying aircraft? तो हर चीज़ में मोशन है, मोशन होता है यानी वेलोसिटी होती है, तो काइनेटिक एनर्जी होती है। ऑप्शन नंबर बी। What will be the average kinetic energy per molecule in SI unit for an ideal gas? हाँ, आइडियल गैस याद आया। जो आइडियल गैस क्या होती है, रियल गैस क्या होती है और गैशियस लॉस क्या होते हैं, ठीक है। इस पर लेक्चर आपको आपके रिकॉर्डेड मिल जाएगा, छोटू से लेक्चर होगा, या तो कल शाम को मिल जाएगा या परसों आपको मिल जाएगा। परसों तो फॉर श्योर पक्का मिल जाएगा, और फेस्टिवल वाला भी आपको परसों वाला मिल जाएगा। फेस्टिवल है परसों होली, तो फेस्टिवल के दिन आपको फेस्टिवल का वीडियो पहला पार्ट मिल जाएगा, ठीक है, रिकॉर्ड करके डल जाएगा। और वो भी, ये वाला भी आपको गैसियस लॉज वाला या तो कल को या तो परसों तो पक्का, ठीक है। चलो, तो व्हाट विल बी द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो कितना होता है आइडियल गैस का। आइडियल गैस कौन सी गैस होती है? वो गैस जिसमें कि कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगता है, दैट इज़ ज़ीरो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसको हम आइडियल गैस बोलते हैं। और एक आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है, कोई बताएगा? तो आंसर होगा इसका 6.17 इंटू 10⁻⁻21 जूल, ठीक है। और एक आइडियल गैस की इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू nRT, जहाँ पर P है नंबर, P है आपका प्रेशर, V है वॉल्यूम, N है नंबर ऑफ मोल्स, R है आपका आइडियल गैस कांस्टेंट और T है टेम्परेचर 45। अगर 7 न्यूटन का फोर्स लगाया जाए किसी बॉडी पर 5 मीटर वो चले तो कितना किया गया कार्य? सर जी, होली के लिए नया बनियान लिया कि नहीं? ले लिया छोटू, लेकिन दिक्कत यह है कि वो नया तो लिया है लेकिन होली के लिए नहीं लिया है। फट गई थी पिछली वाली बनियान, काफ़ी ज़्यादा छेद ही छेद हो गए थे। फिर मम्मी ने एक दिन बोला है कि बेटा नई बनियान ले लो, इतनी छेद ही छेद हो गए उसमें पूरे आगे पीछे। अच्छा, आज भी वही बनियान पहने वो, मतलब देख रहा हूँ पूरे छेद ही छेद हो रखे हैं इसमें 1 2 3 4 5 6, ये सामने है 7, पीछे इससे ज़्यादा है। तो यार मंगवाई तो है अमेज़ॉन से, अब देखो आई थिंक वो आएगी अभी 1-2 दिन में। 7 न्यूटन फोर्स, लेकिन होली रंग डालने के लिए नहीं, रंग कौन ही डाल रहा है अपने। तो आंसर क्या होगा? वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू एस, ठीक है। फोर्स है आपका 7 और 5 डिस्टेंस है, ठीक है, तो 35 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 35 जूल। When one stone is thrown upwards, what type of energy conversion would occur? तो जब एक स्टोन को ऊपर फेंकेंगे तो किस तरह का एनर्जी कन्वर्जन होगा? तो ऊपर फेंक रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी, और जब टॉप पे पहुंचेगा तो पूरा पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रहा है। भाई मैकेनिकल इज अ सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल, इट इज़ दी सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल, ठीक है। जब ऊपर फेंक रहे हो तो काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी, जब वो नीचे आएगा तो पोटेंशियल काइनेटिक में। ऑलराइट सर, न्यूटन जैक फ्रूट के ट्री के नीचे क्यों नहीं 47 What type of energy conversion takes place in a battery? Macho, yes. किस कलर की है ये? है आपका लाइट येलो टाइप है कलर क्यों जानना है भाई तुम्हें कलर जान के क्या करो? व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्जन टेक्स प्लेस इन अ बैटरी? तो बैटरी में क्या होता है? केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग एनर्जी? तो एनर्जी के रिगार्डिंग कौन सा सही नहीं है, बताओ जल्दी से। मस्त हवा आती होगी फिर एसी वाली, बिल्कुल के लिए अरे पढ़ाई कर लो, है ना। छोटू तुमको हम क्लास कभी इस तरह का कमेंट नहीं देखे हैं ना, अब ये देख लो, ये सारी बातें चल रही तो काफ़ी मज़े आ रहे हैं। क्या नाम है, छोटी छोलिया, है ना। नॉट करेक्ट रिगार्डिंग एनर्जी, द एनर्जी पोजेस्ड बाई अ बॉडी ड्यू टू इट्स चेंज इन पोजिशन और शेप इज कॉल्ड एज पोटेंशियल, बिल्कुल सही है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम मूविंग विद वेलोसिटी हैज़ अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ mv², नहीं हाफ mv² होता है, लेकिन कहीं टाइपो तो नहीं हो गया, तो इसलिए हम बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m रेज थ्रू अ हाइट ऑफ h, उसका mgh होगा, सही है। ऑब्जेक्ट इन मोशन पोजेस व्हाट इज नोन, सही है, तो आपका यही वाला गलत है, mv² नहीं हाफ mv² होता है।
Hydroelectric power station generate electricity by using the force of water that falls into the turbines and spins the shaft. By rotating the shaft of the turbine, the potential energy of water is converted in. तो potential किस में convert हो रही है? Kinetic में. Then वहाँ पर convert होगी, ठीक है, electrical में. English physicist James P. Joule outlined the basis of the what? Principle of conversion, phenomena of gravitation, theory of vibrating receptacle, concept of diffusion of gases. तो आंसर होगा प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन, ठीक है. एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, और इसी से ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी डिराइव्ड है. चलो 10 क्वेश्चन और कर लेते हैं, तो यार आप कर सकते हो, ठीक है. हाँ 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 हाँ. एक कॉन्सेप्ट है जो बच गया है, उसको समझिए यहाँ पे ध्यान से, ठीक है. उसको मैं यहाँ पे समझाता हूँ सो दैट आपका नोट्स में भी वो ऐड हो. पता नहीं वो कैसे यहाँ पे नहीं था. एक सेकेंड, क्या हो गया, एक सेकेंड रुकिएगा. ग्रेविटेशनल कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, या तो ये इसको वहाँ पे करेंगे, ठीक है. कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, इसको अभी छोड़ दो, ठीक है. किलो वॉट आवर आंसर इसका वैसे तो होगा, लेकिन इसको भी छोड़ दो, फिर इलेक्ट्रिसिटी वाले में ही करेंगे, बिकॉज एक न्यूमेरिकल भी आपको देना पड़ेगा. इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट होती है? करंट की, एनर्जी की, पावर की, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस की? तो करंट की जब हम आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे, इसकी यूनिट होती है एम्पियर. करंट की यूनिट होती है एम्पियर, एनर्जी की होती है जूल, पावर की होती है वॉट, और पोटेंशियल डिफरेंस की होती है जो वोल्ट होती है, ठीक है. तो एनर्जी सही आंसर होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की भी यूनिट है. एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ अ यूनिट ऑफ एनर्जी. It is used to measure the energy gained or lost by an electron when it moves through a electric potential of 1 volt. तो जब एक इलेक्ट्रॉन एक वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से मूव करता है तो उसने कितनी एनर्जी गेन या लूज़ करी, उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है. क्लियर. कैलोरी और जूल के बीच में क्या रिलेशन होता है? 1 कैलोरी ऑफ हीट एनर्जी इज इक्वलेंट टू अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी जूल्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. तो ध्यान रखना है कि 1 कैलोरी में होते हैं आपके 4.18 जूल. हाँ, ऑप्शन नहीं है इसमें तो. ओके 4.2 है, तो 4.2 हम यहाँ पे मार्क करेंगे, ठीक है. 4.18 नहीं है तो 4.2. ओके ओके ओके. पद्मेश, हाँ, प्रेशर को बैरोमीटर से मेजर करता है. और तो ज्योग्राफी हमने देखा ही था, ऐसे एनेमोमीटर विंड का स्पीड, विंड वेन, विंड के डायरेक्शन को मेजर करता है. हाइग्रोमीटर आपका मेजर करता है ह्यूमिडिटी को. हाइड्रोमीटर मेजर करता है वाटर की डेंसिटी को. तो तुम देख चुके ना. हाँ, बैरोमीटर प्रेशर को मेजर करता है आपका. क्लाउड टॉपिक भी पढ़ा दीजिए, क्यों नहीं. क्लाउड क्यों, यहाँ पर अभी हम स्टार्ट करते हैं वेदरिंग एंड इरोजन. शुरू करें वेदरिंग इरोजन, और उसके बाद जैसे वो टॉपिक हम ख़त्म करेंगे तो ब्रेक नहीं मिलेगा आपको. उसके बाद हम करेंगे प्रेसिडेंट टॉपिक, और उसको ख़त्म करने के बाद मैटर एंड सराउंडिंग करेंगे. क्या कहते हो, ट्राई किया जाइए. कॉकटेल हैं, क्लाउड टॉपिक पढ़ा दीजिए, मतलब कहीं से भी. अगर आपको पढ़ना ही है क्लाउड टॉपिक तो मैं ऐसा कर दूंगा, है ना, क्योंकि अब तो सब खत्म हो चुका है, कि जो परमार ऑफिसर्स पे जो मैं शॉट डाल रहा हूँ उस वही में मैं एक क्लाउड का डाल दूंगा. जैसे कि कल मैंने आई थिंक कोयपन का डाला था, ठीक है, विजयनगर का डाला था. आज मैं लैंडफॉर्म का डालूंगा और फॉरेस्ट वाला डालूंगा, ठीक है. तो आप ऐसे वो शॉट वहाँ से देख सकते हो. राइट बेटा, तुम सुधर जाओ अभी खन्ना, नहीं तो तुमको तुम्हारे गांव से उठा के रूपा ऊपर तो बाद में आएंगे. तुमको यहाँ पहले हम सुताई करेंगे तुम्हारी. हम पास्कल इज द SI यूनिट ऑफ प्रेशर. ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, ठीक है. अब यार वो वाले क्वेश्चन कर लेंगे. चलो पहले ये एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर वो क्वेश्चन करते हैं थोड़े सीरियस वाले, है ना. 10 क्वेश्चन. क्रिकेट वाली एकेडमी जा रहा मालिक, नया बैट तैयार है, ऑयलिंग और नॉकिंग करके खेलने. अच्छा अच्छा अच्छा. काफ़ी क्रिकेट खेलते हो तुम्हें, तुम्हारे क्रिकेट वाले कॉमेंट दिखते हैं हमें. सर मार्वल यूनिवर्सिटी पढ़ा दो. सर होली के दिन छुट्टी दे दो. नहीं, हमारे होली का होला हो जाएगा. होला. चलो लग गया था, एनिमल किंगडम भी करा दीजिए. ओके ठीक है. और कोई ख्वाहिश हो किसी के तो बता सकता है. आज हम फ्री हैं पूरी तरीके से. तो मास है आपका 0 मतलब kg में अगर हम कन्वर्ट करें, क्योंकि जूल में ना, तो जूल में करने के लिए हमें kg में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 0.16 kg. और हाइट कितना है 50 मीटर का.
वॉट वुड बी इट्स काइनेटिक एनर्जी बिफोर टचिंग द ग्राउंड। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे होगी उतनी ही होगी जितनी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऊपर है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो जितनी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगी उतनी ही यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी, सिंपल सी बात है। तो भाई काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, जितना भी हो वो बराबर होगा एम जी एच के। अब तुम अगेन वही बोलोगे जी सर काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम वी स्क्वायर बताए थे, तुम तो पोटेंशियल एनर्जी बताए थे एम जी एच। तो वही हम ये बोल रहे हैं कि जितनी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर होगी वो बराबर होगी पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी होता है एम जी एच। तो मास है 0.16, ग्रेविटी है 10, हाइट है 50, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकलेगा, ये 2 0 इसको नलिफाई कर देंगे और इसको 16 बना देंगे। 16 इंटू 5 80, 80 जूल, ठीक है। वॉट काइंड ऑफ एनर्जी डज अ योयो हैव बिफोर इट इज रिलीज्ड। महिमा जी रिवीजन से याद रहेंगी चीज़ें, है ना, साइकोलॉजी ओके। फास्ट फास्ट करवा दो मोहम्मद फयाज, ओके ठीक है। तो यो जो अब रिलीज़ करते हैं, जब रिलीज़ कर देते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी हो जाता है, लेकिन जब रिलीज़ करने से जस्ट पहले उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट ओनली द यूनिट ऑफ एनर्जी। इसमें से किस में सिर्फ एनर्जी की यूनिट है, कैलोरी, किलोवाट आवर, न्यूटन, जूल, मतलब किस में है। तो भाई आपको पता है कि न्यूटन तो फोर्स की है, तो ये तो होगा नहीं, बचा क्या। आखिरी क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द लॉज ऑफ लेवर्स पुलीज विच अलाउज अस टू मूव हैवी ऑब्जेक्ट्स यूजिंग स्मॉल फोर्सेस। तो कौन मतलब क्या होगा, लिवर और हैं, ये क्वेश्चन जो है इस बार के सीजल मेंस में आया था, ये 20 तारीख को। अच्छा चलो, तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन है आपके एक्सो एडोक्सिस, आर्किमिडीज, डेमोक्रिटस या फिर पाइथागोरस। बताओ जल्दी से क्या आंसर सही होगा, बताओ 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 जल्दी से। सर वेइंग स्केल मास, भाई बताया तो मास कितनी बार बताएं, सेम वही आप कमेंट कर रहे हो बार बार, ठीक है। तो आर्किमिडीज जी ने जो है ये इसको किया था। अब हम यार कर लेते हैं थोड़े से सीरियस क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन बाकी इसमें, 9 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन आप कर लो, ठीक है। 69 क्वेश्चन है। खैर फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फर्स्ट पे जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ प्रेशर। तो इनमें से प्रेशर की यूनिट कौन सी नहीं है, जल्दी से बताइए। पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जूल पर मीटर स्क्वायर, फिर बार। तो पास्कल भी है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी है, जूल पर मीटर स्क्वायर नहीं होगी। इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय 2 टाइम्स, काइनेटिक एनर्जी कैसे चेंज होगी। हिमांशु यादव पूछ रहे हैं कौन से प्लानट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। हिमांशु ये क्या कोई वो अंताक्षरी चल रही है यहाँ पे है? नहीं अंताक्षरी चल रही है कि, या फिर ज्योग्राफी का लेक्चर चल रहा है ये, या फिर ये बड़ा टफ सा क्वेश्चन है जो हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, या फिर आपको गूगल करके पता नहीं चलेगा है। पढ़ चुके ना ज्योग्राफी में, नस नस वीनस यूरेनस। तो यहाँ पर आप क्या अंताक्षरी खेल रहे हैं किसी के साथ कि जब, अच्छा बताओ जल्दी से, है ना। तो आंसर होगा 4 टाइम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू फॉर अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। तो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है उसका क्या मतलब, उसके लिए क्या ट्रू है यहाँ पे। देख 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 कैसे खुश हो रहा। हाँ बेटा हम सौरभ सब देख रहे हैं और सब समझ भी रहे हैं। इट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये गलत है, इट एक्चुअली मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था 9.8 मीटर पर सेकंड ऐसे करके, है ना। वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को, कि हर सेकंड वो इतने से उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, यानी क्योंकि सेम सेकंड पे सेम टाइम में सेम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी बढ़ रही है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी ऑन सैंड। बताओ। ना 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 देखो, मास नहीं चेंज होगा। आप मून पे चले जाओगे, चंद्रमा पे,
तो मास आपका अगर 60 किलो है तो 60 किलो ही रहेगा। वेट चेंज होता है भाई, मास आपका सेम रहेगा, चाहे आप मून पे चले जाओ कहीं चले जाओ, वेट 1/6 होगा। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी ऑन सैंड, तो सैंड पे आप खड़े हुए हैं एक बार और एक बार लेटे हुए हैं, तो लेटे हुए हैं तो आपका पूरा जो प्रेशर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो आप उतना ज़्यादा डिस्प्लेस नहीं होंगे, अंदर नहीं धंसेंगे उतना। खड़े होंगे तो कम सरफेस एरिया कॉन्टैक्ट में होगा तो आप ज़्यादा धंस जाएंगे, ज़्यादा वेट पड़ेगा। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर इज लार्जर वाइल स्टैंडिंग दैन वाइल लाइंग, ऑप्शन नंबर ए। An object of weight 9 Newton on the surface of the earth, what would be its weight when measured on the surface of a planet where the acceleration due to gravity is 9 times that on the earth? तो वेट क्या होगा अगर 9 गुना वेट है उसका कहाँ पर, उस प्लानट में जहाँ पर उसको मेजर किया गया। तो भाई मास की बात नहीं हो रही ना, वेट की हो रही है, तो वेट भी क्या हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा। राइट, द वेट वुड बिकम 9 टाइम्स। If an object of mass 10 kg is moving with a uniform speed of 10 मीटर पर सेकेंड, then linear momentum और kinetic energy बताना आपको। फैट मैन लिटिल बॉय न्यूटन के सिर पर गिरना चाहिए था। अच्छा, तो मास सॉरी लीनियर मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, मास 10 kg वेलोसिटी 10, तो 100 हो जाएगा आपका, ठीक है। और फिर क्या पूछा, कैनेटिक एनर्जी, तो कैनेटिक एनर्जी होता है P²/2m, ठीक है, यानी कि ऊपर हो जाएगा आपका, ठीक है, ऊपर हो जाएगा 100 × 100 और नीचे हो जाएगा 40, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 250, एक सेकेंड कुछ गलती करी अपन ने, P²/2m में कैनेटिक एनर्जी एट दी जो रिस्पेक्टिवली, ओके, mv 100 आ गया आपका, ये तो होगा नहीं, कुछ मिस्टेक करी अपन ने, या फिर वैसे कैलकुलेट करते हैं, 12mv², 500 आएगा, ठीक है, 500 जूल, लेकिन ये वाला तो ऑप्शन कट गया आपका, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है, ओके, यस, 2 × 10 होगा वो, यस, ठीक है। तो 500 जूल आंसर आ जाएगा, 100 न्यूटन सेकेंड जो होगा आपका लीनियर मोमेंटम होगा, ठीक है, ओके। बस 2 क्वेश्चन और कर लो, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑन टू द फ्लोर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स यूनिफॉर्म इज इट फॉल्स, तो क्या यूनिफॉर्म रहता है, ड्रॉप किया गया है मतलब फ्री फॉल है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा उसका, मास उसका वो है इस, ओके ओके ओके, यहाँ पे तभी आंसर नहीं आ रहा था, P²/2m है, m मैंने 20 kg रख दिया था, मास 10 है, ठीक है, तो ये 20 होगा, तो ये 50 आएगा आपका। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस डिपेंड्स ऑन, तो सरफेस पे किस पे डिपेंड करती है, मास रेडियस दोनों पे, या फिर किसी पे भी नहीं, मतलब या फिर इधर मास और रेडियस, तो हमने पढ़ा था किस पे डिपेंड करती है, मास पे भी और रेडियस पे भी, दोनों पे डिपेंड करती है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दिस, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द माइक्रोफोन एंड द स्पीकर ऑफ द मोबाइल फ़ोन, तो बताइए माइक्रोफोन में और स्पीकर में क्या क्या होता है, मास 10 है, यस, मोहम्मद फयाज़, रुको भी करते हैं, ठीक है, सेकंड नंबर भी। माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड इनटू मैकेनिकल एनर्जी है, साउंड इनटू मैकेनिकल नहीं, इलेक्ट्रिकल करता है, पहला वाला गलत होगा आपका, दूसरा वाला अपने आप से हो गया, 3 4 को चेक कर लो। स्पीकर कन्वर्ट्स मैकेनिकल टू साउंड, स्पीकर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल टू साउंड, तो स्पीकर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल टू साउंड, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। सेकंड में मोहम्मद फयाज़ जी को कुछ डाउट है, ओके, तो यार ये मोहम्मद फयाज़ मैंने एक्सप्लेन तो किया था, रिलेशन हमने देखा था कि काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच में ये रिलेशन होता है P²/2m, तो P²/2m रिलेशन होता है, तो अगर आप इसको डबल करेंगे, अगर मतलब 2p कर दिया आपने, तो 2p का होल स्क्वायर होगा, और ये क्या हो जाएगा 4p², तो यानी कि p² पहले था, अभी 4p² हो गया, यानी कि 4 टाइम्स हो गया, ठीक है। चलो भाई, धन्यवाद, यहाँ पे आज की क्लास को ख़त्म करते हैं, थोड़ी लंबी हो गई क्लास, और कल फिर मिलते हैं, परसों फिर मिलते हैं,
रोज़ मिलते हैं, गजब मज़े आते हैं मिलने में, क्यों? तो कल भी मिलेंगे, ठीक है? कल अब ये मत बोलना कि सर कल होली है ना? होली रात में जलती है, सुबह से नहीं जलाओगे होली, है ना? टुम 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 टुम। सर घर पर दही वड़ा बना कि नहीं? दही वड़ा तो नहीं बना, शायद गांव जाएंगे तो वहाँ पे बना होगा, गांव में, गांव वाले घर में। गुजिया भी नहीं बनी है, गुजिया भी गांव में ही बनेंगी सब। होली वाले दिन पक्का पढ़ा दीजिए सर। अच्छा, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूँ, अगर बुरा ना लगे तुम्हारे बस में अगर हो तो मैं भूल जाओ मुझे, तुम में भुलाने में शायद मुझे जमाना लगे। पद्मेश पांडे। वाह पद्मेश, दोबारा ऐसी शायरी मत लेना। एडिटर, अच्छा अच्छा अच्छा, पढ़ लिया था हमने तुम्हारा कमेंट, लेकिन तुम ये एक्सपेक्ट मत करो कि हर तुम्हारे कमेंट को हम बोलेंगे, है ना? तब तक तुम लिखते ही रहोगे। गंगा मेला वाले दिन छुट्टी रखिएगा। हाँ, हमारे यहाँ पे होता है ना कानपुर में, बाकी भी आई थिंक होता है कुछ जगहों पे, बंगाल वगैरह में। देख लो, कानपुर और बंगाल का कुछ तो कनेक्शन है। तो गंगा मेला होता है हमारे यहाँ पे, होली का आई थिंक 8वें दिन होता है ना, तो कानपुर में मतलब उस दिन काफ़ी होली खेली जाती है। होली गांव में खेलोगे? हाँ, गांव में ही खेलेंगे। सर प्लीज़ टेंस पढ़ा दो। क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं? पीएसपी सर से पढ़ो ना टेंस। कौन लोग हैं जो, कितने लोग हैं यहाँ पीएसपी सर से पढ़ रहे हैं? चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद।